अध्याय 221 तियानेक्सियोव कबीले का विनाश। दो तियानेक्सियोव कबीला शहर के उत्तरी भाग में स्थित था। तियानेक्सियोव प्रांगण के बड़े हॉल के ठीक पीछे तियानेक्सियोव कबीले के नेता तियानेक्सियोवली अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके साथ दो लोग थे। वे दोनों युवा थे, लेकिन उनकी उपस्थिति असामान्य थी और उनकी आंखों में एक असामान्य रोशनी थी, जिससे दूसरों को लगता था कि ये दोनों आम लोगों की तरह नहीं हैं। एक साल पहले भले ही तियानेक्सियोव कबीले को जियानचेन से भारी नुकसान हुआ था और वे अब वेक सिटी की नज़र में नंबर 1 कबीला नहीं रह गए थे, फिर भी हर कोई समझता था कि तियानेक्सियोव कबीले के शीर्ष विशेषज्ञ बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुए थे। मार्शल कौशल के मामले में उन्होंने अभी भी नंबर 1 कबीले का स्थान बनाए रखा है। मुख्य कारण तियानेक्सियोवली था। हालांकि वह मध्य महान संत मास्टर स्तर पर रुक गया था, उसके पास एक पृथ्वी आधारित संत शक्ति थी जिसने उसे दूसरों पर श्रेष्ठता प्रदान की। यहाँ तक कि शीर्ष महान संत मास्टर स्तर के लोग भी तियानेक्सियोवली के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि वेक सिटी को नियंत्रित करने के मामले में तियानेक्सियोव कबीला अब पहले की तरह शक्तिशाली नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तियानेक्सियोव कान की मौत ने तियानेक्सियोवली को बहुत दर्द दिया था। इस वजह से उसने वेक सिटी पर अपने तियानेक्सियोव कबीले के नियंत्रण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त मार्शल पावर होने के बावजूद उनकी शक्ति कम हो गई। इस साल के दौरान तियानेक्सियोवली खुद भी काफी बदल गया था। उसका पूरा शरीर पतला हो गया और उसके बाल भी सफेद हो गए। तियानेक्सियोवली के चेहरे पर मुस्कान थी जब वह अपने सामने खड़े लोगों को देख रहा था। उनके चेहरे पर एक जीवंत भाव था और अगर कोई उन्हें पहचान लेता तो वह इतना आश्चर्यचकित हो जाता कि उसके होश उड़ जाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लोग वेक सिटी में बड़े भाड़े के सैनिकों के समूहों के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति और कप्तान थे। उनमें से प्रत्येक एक अलग भाड़े के सैनिकों के समूह का प्रतिनिधित्व करता था और अपने आप में बहुत मजबूत व्यक्ति थे। प्रत्येक भाड़े के सैनिकों के समूह में 100 से अधिक लोग थे जिनकी ताकत अधिकांश समूहों की तरह नहीं थी। उसके सामने के समूह में 2 बुजुर्ग भी थे जो 2 अलग अलग कुलों के थे और उनके पास बहुत अधिक राजनीतिक शक्ति थी। इन लोगों के समूहों के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि वे वेक सिटी में बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं। जब कुछ बड़ा होने वाला होता था तभी वे सभी एक साथ इकट्ठा होते थे, अन्यथा सभी के लिए एक साथ आना बहुत मुश्किल होता, इसलिए जो कोई भी यह नज़ारा देखता वह हैरान रह जाता। साथी भाइयों, मैंने आज यहाँ सभी को एक व्यक्ति को मारने में मेरी सहायता करने के लिए आमंत्रित किया है। तियानेक्सियोवली ने ऊंची आवाज में प्रत्येक भाड़े के समूह के प्रतिनिधियों से बात की। हाँ तियानेक्सियोवली, हम 1 दर्जन से ज्यादा सालों से दोस्त हैं। तुम्हें जो भी मदद चाहिए बस पूछ लो। जब तक मुझमें ताकत है मैं मदद करूंगा। तियानेक्सियोवली के बोलने के बाद एक मजबूत दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसे जवाब दिया। ये सही है तियानेक्सियोवली, हमारी दोस्ती के कारण आपको जो भी मदद चाहिए आपको बस पूछना होगा। आपको अपनी शादी की रात कुंवारी लड़की की तरह इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक गहरे रंग का आदमी बोला। उसने छोटी पैंट पहनी हुई थी जिससे उसके पैरों पर मांसपेशियों के उभार दिख रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके पैर ऐसे हैं जैसे कि वे एक साधारण किक से स्टील की प्लेट को आधा मोड़ सकते हैं। उसके बाद पुरुषों के पूरे समूह ने तियानेक्सियोवली की मदद करने के लिए अपनी सहमति जतानी शुरू कर दी। ये सुनने के बाद तियानेक्सियोवली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो उसे कुछ याद आ गया हो, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। भावनाओं के चक्र में तियानेक्सियोवली के चेहरे पर अचानक एक दर्दनाक अभिव्यक्ति थी। साथी भाइयों, क्या आपको अभी भी याद है जब 1 साल पहले मेरे बेटे तियानेक्सियोव कान की हत्या कर दी गई थी? ये सुनकर सभी ने एक दूसरे को गंभीर चेहरे से देखा। हालांकि कोई भी कुछ नहीं बोला, ऐसा लग रहा था जैसे वे तियानेक्सियोवली के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। तियानेक्सियोवली ने बोलना जारी रखा। 1 साल पहले एक अकेला युवक वेक सिटी में घुस आया और मेरे बेटे तियानेक्सियोव कान की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने मेरे तियानेक्सियोव कबीले को एक गंभीर झटका दिया और मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसका पीछा करने के बावजूद उसकी चालाकी के कारण कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे तियानेक्सियोव कबीले के विशेषज्ञों पर घात लगाकर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के इलाके का उपयोग करते हुए अंत में वह आखिरकार मेरी पकड़ से बच निकला। जैसे जैसे वह बात करता गया, तियानेक्सियोवली का चेहरा और भी अधिक क्रोधित होता गया। वह जियानचेन से बहुत घृणा करता था क्योंकि जियानचेन ने न केवल उसके बेटे तियानेक्सियोव कान को मार डाला था, बल्कि उसने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में तियानेक्सियोवली के साथ खिलवाड़ भी किया था। उसके लिए यह एक व्यक्तिगत अपमान था। उसे पहले कभी भी इस तरह से कम ताकत वाले किसी व्यक्ति द्वारा इतनी बुरी तरह से नहीं पीटा गया था।
तियानेक्सियोगली, क्या ये हो सकता है कि आपके बेटे का हत्यारा एक बार फिर वेक सिटी लौट आया है? पहले वाला काला चमड़ी वाला व्यक्ति एक बार फिर बोला। तियानेक्सियोगली ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। निश्चित रूप से सभी ने कल की बड़ी घटना के बारे में सुना होगा। न केवल जो भाड़े के सैनिकों का सफाया कर दिया गया था, बल्कि जो कबीले को भी एक ही दिन में नष्ट कर दिया गया था। हालांकि एक छोटी सी जांच के बाद वह व्यक्ति जिसने जो कबीले और जो भाड़े के सैनिकों दोनों को नष्ट कर दिया था, वह जियान चेन नाम का एक 20 वर्षीय युवक था। अंतिम वाक्य सुनते ही सभी के चेहरे पत्थर की तरह सख्त हो गए और साथ ही उनमें अत्यधिक सदमे का भाव भी था। उन्होंने जो कबीले के नरसंहार के बारे में पहले ही सुन लिया था, लेकिन वे इस मामले के बारे में तियानेक्सियोगली जितना नहीं जानते थे। उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जिस व्यक्ति ने एक ही दिन में दोनों समूहों को नष्ट कर दिया, वह मात्र 20 साल का युवक था। ये सब उनके लिए अकल्पनीय था। इस जानकारी को समझते ही पूरा समूह शांत हो गया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग ने चुप्पी तोड़ी। तियानेक्सियोगली, ये जियान चेन जिसने झोउ कबीले को नष्ट कर दिया, वह निश्चित रूप से बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगा। तियानेक्सियोगली ने भौहें सिकोड़ते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैंने 1 साल पहले उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसकी ताकत को अच्छी तरह से समझता था। ज्यादा से ज्यादा वह एक संत गुरु से ज्यादा कुछ नहीं था और मेरे एक भी वार को झेलने में सक्षम नहीं था। फिर भी वो बहुत तेज भी था, इसलिए जब मैं उसका पीछा कर रहा था तब भी मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ा। इस वजह से वो मुझसे बच निकला। इसके अलावा उसकी तलवार के वार भी बहुत तेज थे। उसकी ताकत के स्तर पर किसी के पास प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता और उस पल में वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में मेरे कबीले के संत गुरुओं को मारने में सक्षम था। हालांकि यह 1 साल पहले की बात है, भले ही वह अपनी ताकत में सुधार करने में सक्षम था, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। एक असाधारण क्षमता वाला जीनियस भी 1 साल के अंतराल में संत गुरु से शिखर महान संत गुरु या पृथ्वी संत गुरु तक की सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा अनुमान है कि झोउ कबीले को खत्म करने में उसे कुछ मदद मिली होगी। तियानेक्सियोगली, क्या आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप अपने बेटे को मारने वाले हत्यारे को पकड़ने में हमारी मदद चाहते हैं? एक सामान्य दिखने वाले आदमी ने पूछा। मैंने आज यहाँ सभी को उसे पकड़ने में मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे रोकने के लिए बुलाया है, अगर वह एक बार फिर भागने की कोशिश करता है। मैं नहीं चाहता कि वह फिर से मेरी पकड़ से छूट जाए, और अगर वह वास्तव में वेक सिटी में आने की हिम्मत करता है, तो मैं, तियानेक्सियोगली, कसम खाता हूं कि वह शहर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तियानेक्सियोगली ने प्रतिज्ञा की। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसका स्वर धीरे धीरे ठंडा होता गया और उसकी आंखों में हत्या के इरादे से चमक आने लगी। अध्याय 222, तियानेक्सियोग कबीले का विनाश 3। जब हॉल में मौजूद लोगों का समूह आपस में बातचीत कर रहा था, तभी एक 20 वर्षीय युवक सफेद लबादा पहने हुए तियानेक्सियोग कबीले के दरवाजे पर आया। वह बहुत सुंदर था और उसका चेहरा एकदम सही था। उसके व्यक्तित्व में प्राकृतिक आकर्षण को जोड़ते हुए उसे निश्चित रूप से सामान्य दर्जे का व्यक्ति नहीं माना जा सकता था। ये युवक जियान चेन था। मुख्य हॉल को देखकर जियान चेन की आंखों में हत्या करने की तीव्र इच्छा जगी। जब उसे पहली बार तियानेक्सियोगली ने वेक सिटी से बाहर खदेड़ा था, तब की याद अभी भी उसके दिमाग में साफ थी। जियान चेन आमतौर पर संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन तियानेक्सियोग कबीले के खिलाफ वह उन्हें जाने नहीं देगा। दयालुता का बदला दयालुता से दो और शत्रुता का बदला शत्रुता से दो। अगर दयालुता की एक बूंद भी हो तो उसे दयालुता के झरने से दो। अगर घृणा हड्डियों में गहराई तक समा गई हो तो 100 गुना एहसान वापस करो। ये वह निजी आदर्श वाक्य था जिसे जियान चेन ने अपने पिछले संसार में एक सन्यासी के रूप में अपने साथ रखा था। आज भी जियान चेन ने अपनी सोच की शैली नहीं बदली है। तियानेक्सियोग कबीले का आंगन काफी सरल था, जिसके दरवाजे ऊंचे थे और बिना किसी परेशानी के खुले रहते थे। अंदर देखने पर कोई 8 मजबूत और लचीले पुरुषों को देख सकता था जो चमकीली आंखों से घूरते थे। जियान चेन ने अपनी गति धीमी कर दी और वह शांति से खुले आंगन की ओर चल पड़ा, जैसे कि वह टहल रहा हो। वास्तव में उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें जरा भी दुश्मनी नहीं थी। गेट पर खड़े 8 पहरेदारों को एहसास हुआ कि जियान चेन उनकी तरफ आ रहा है, इसलिए जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, 2 लोगों ने रास्ता रोक लिया और उसे आवाज लगाई, रुको, तुम्हारे पास यहाँ क्या सामान है? अपने सामने खड़े 2 आदमियों को घूरते हुए जियान चेन ने आखिरकार एक ठंडी मुस्कान बिखेरी, मैं तुम सभी को मारने आया हूं। सभी पहरेदारों ने उसके उत्तर को समझते हुए उसे घूर कर देखा। जब वह सोच रहा था कि उसने अभी अभी क्या कहा था, तो अचानक एक तेज रोशनी चमकी और जियान चेन की हल्की हवा वाली तलवार ने पहरेदारों पर हमला कर दिया। तुरंत ही तलवार की नोक ने उनमें से हर एक के गले को छेद दिया।
जियान चेन का हमला बहुत अचानक हुआ था और इन रक्षकों के पास केवल एक महान संत की ताकत थी, वे अपने संत हथियार भी नहीं निकाल पाए। इसलिए पलक झपकते ही इन 8 रक्षकों को बिना किसी परेशानी के मार दिया गया। इन लोगों की हत्या करने के बाद जियान चेन दहलीज से आगे बढ़कर प्रांगण में चला गया, जहां सदस्यों का एक समूह मौजूद था। आप कौन हैं? तुरंत रुक जाओ। जिस क्षण जियान चेन ने प्रांगण में प्रवेश किया, उसके चारों ओर जोरदार आवाजें गूंज उठीं, क्योंकि 2 पुरुषों की परछाइयां अचानक कुछ ही दूरी से जियान चेन की ओर उड़ती हुई आईं। जियान चेन ने खुद पर हंसते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तियानेक्सियोम कबीला नंबर 1 कबीला हुआ करता था। किसने सोचा होगा कि आंगन के द्वार के ठीक बगल में 2 संत गुरु किसी पर घात लगाने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। ये संत गुरु जिस गति से यात्रा कर रहे थे वह बहुत तेज थी। जिस समय जियान चेन अपने आप में सोच रहा था, वे पहले से ही जियान चेन के पास पहुंच चुके थे और उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी में अपनी तलवारें निकाल लाए थे। जब वे जियान चेन पर हमला कर रहे थे तो उनके साथ एक मजबूत मात्रा में संत बल भी था। ये दोनों संत गुरु अंदर से गेट की रखवाली कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने जियान चेन को आंगन में घुसते देखा, वे तुरंत हरकत में आ गए। चूंकि वे 8 पहरेदारों की लाशें देख सकते थे, इसलिए उन्हें पता था कि जियान चेन कोई कमजोर दुश्मन नहीं था और उन्होंने मुठभेड़ से पहले कोई भी शब्द नहीं छोड़ा। संत हथियार जियान चेन से आधे मीटर की दूरी पर उड़ गए जब लाइट विंड स्वॉर्ड तुरंत जियान चेन के हाथों में फिर से प्रकट हुआ। प्रकाश के एक चांदी के चाप के साथ लाइट विंड स्वॉर्ड एक अकल्पनीय गति के साथ 2 तलवारों पर उड़ गया। इससे पहले कि दोनों संत हथियार जियान चेन के 3 इंच के भीतर भी पहुंच पाते, उसने पहले ही 2 संत मास्टर्स के गले पर भाला मार दिया था। उसके बाद जियान चेन का शरीर फड़क उठा जब वह जड़ता से नीचे गिर रहे 2 संत हथियारों से बचने के लिए अपनी मूल स्थिति से 3 कदम दूर फिर से प्रकट हुआ। चूंकि अभी सुबह थी, तियानेक्सियों कबीले के आंगन में सुबह की कसरत करने वाले बहुत से लोग थे। कुछ सदस्य तो इधर उधर गश्त भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जियान चेन को 2 संत गुरुओं को मारते देखा, वे स्वाभाविक रूप से वहीं रुक गए और चेतावनी देने लगे। एक हत्यारा यहाँ है। कोई उपद्रव मचा रहा है। दुश्मन हमारे द्वार पर है, सभी तैयार हो जाओ। पहले शांत रहने वाले तियानेक्सियों कबीले में शोरगुल मच गया था और सभी की घबराई हुई चीखें हवा में गूंज रही थीं। लगभग सभी लोग आत्मविश्वास से भरे हुए जियान चेन की ओर भागे, जबकि बाकी सभी तुरंत वापस हॉल में भाग गए और तियानेक्सियों कबीले के नेता तियानेक्सियोग्ली को चेतावनी दी। लोगों के समूह को तुरंत अलग अलग हिस्सों में बिखरता देख जियान चेन का पहले से भावशून्य चेहरा और भी ठंडा हो गया और वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। इसके तुरंत बाद लाइट विंड स्वॉर्ड अपने दुश्मनों से सीधे भिड़ने के लिए हरकत में आ गया। प्रकाश की चमकदार चांदी की चमक का अनुसरण करते हुए जिन लोगों ने अपने संत हथियार लहराए, वे तुरंत जियान चेन की तलवार से मारे गए। जियान चेन को तियानेक्सियों कबीले के किसी भी व्यक्ति को मार डालने का दृढ़ निश्चय था, इसलिए उसने किसी को भी भागने नहीं दिया। जैसे जैसे चीखें और चीखें तेज होती गईं, तियानेक्सियों कबीले के ज्यादा से ज्यादा लोग चौंककर जाग गए और वे सब आवाज की शुरुआत की ओर भागने लगे। हालांकि पिछले साल कबीले की स्थिति थोड़ी कम हुई थी, लेकिन यह मूल रूप से वेक सिटी का नंबर 1 कबीला था, इसलिए कोई भी कबीले की ताकत को कम नहीं आंक सकता था। अकेले प्रांगण में लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़े, जियान चेन धीरे धीरे गिरता गया। तियानेक्सियों कबीले के मुख्य हॉल में तियानेक्सियोग्ली भाड़े के सैनिकों के कुछ कप्तानों से सलाह मशविरा कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बाहर से युद्ध की आवाजें सुनी, उसकी भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं। यहां तक कि भाड़े के कप्तान भी संदेह और उलझन से एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। बाहर क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है? तियानेक्सियोग्ली ने अपने आसपास के लोगों से शिकायत करते हुए पूछा। कबीले के नेता, एक आदमी है जो हमारे तियानेक्सियों कबीले के साथ परेशानी खड़ी कर रहा है। बिना किसी चेतावनी के उसने पहले ही हमारे 10 रक्षकों को मार डाला है। एक आदमी जल्दी से चिल्लाते हुए हॉल में भागता हुआ आया। तियानेक्सियोग्ली की आंखें गुस्से से भर गईं और वह गरजने लगा, क्या? तो किसी ने हमारे तियानेक्सियों कबीले के लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की? हाँ महाराज, वह आदमी बहुत ताकतवर है और यहां तक कि 2 संत गुरु रक्षक भी उसके द्वारा मारे गए। आदमी ने उत्तर दिया। हम्फ। तियानेक्सियोग्ली की आंखों से घृणा भरी आभा निकल रही थी और वह थूकते हुए बोला, वह वास्तव में मौत के लिए बहुत अधीर है और हमारे तियानेक्सियों कबीले में इतनी हलचल मचाने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे देखने दो कि वह वास्तव में किस तरह का व्यक्ति है। अध्याय 223 तियानेक्सियों कबीले का विनाश 4। जब प्रांगण में युद्ध और मौत की चीखें गूंज रही थीं,
तब तक लगभग 100 से अधिक लोग वहां एकत्र हो चुके थे और उन्होंने क्षेत्र को इतना कड़ा घेराव कर दिया था कि पानी भी अंदर नहीं आ पा रहा था। सफेद वस्त्र पहने जियान चेन ने अपनी हल्की पवन तलवार को कसकर पकड़ रखा था और लोगों के समूह के बीच से गुजर रहा था। अपनी हर हरकत के साथ उसने तियानेक्सियोव कबीले के एक और सदस्य को मार डाला। उसकी तलवार की चांदी की रोशनी चमकना बंद नहीं हुई क्योंकि उसने जो भी तलवार का वार किया वह सीधे प्रत्येक व्यक्ति के गले में जा लगा और उनकी जान ले ली। उनकी चाल पानी की तरह थी और 100 लोगों के समूह से घिरे होने के बाद भी उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। रुको! अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी जिससे गार्डों का समूह तुरंत पीछे हट गया और उनकी आंखें अभी भी सतर्कता से जियान चेन को घूर रही थीं। तियानेक्सियोव ली अपने पीछे आदमियों के एक समूह के साथ प्रांगण की ओर उड़ गया। ये लोग वही थे जो अभी अभी मुख्य हॉल में उससे बात कर रहे थे। उनमें से हर एक विक सिटी के भीतर सत्ता की विविधता के एक अलग गुट का प्रतिनिधित्व करता था। तियानेक्सियोव ली ने गंभीर भाव से आंगन के भीतर लोगों के घेरे में प्रवेश किया। जब उसने देखा कि गार्ड के कई सदस्य मर चुके हैं तो उसके चेहरे का रंग गहरा हो गया। कुछ ही देर में उसकी नजर जियान चेन पर पड़ी और वह तुरंत ही जम गया। जैसे ही उसने जियान चेन को देखा उसका चेहरा कांपने लगा और फिर उसकी आंखों से हत्या के इरादे निकलने लगे। वह जियान चेन को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई खतरनाक जानवर हो। तुम जियान चेन हो? तियानेक्सियोव ली ने अपने चेहरे पर अपेक्षाकृत शांत भाव के बावजूद गुस्से में हर शब्द बोला। हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी सी लाली देखी जा सकती थी। जियान चेन मुस्कुराया, तियानेक्सियोव कबीले के नेता, मुझे नहीं लगा था कि आप अभी भी मुझे याद करेंगे। तियानेक्सियोव ली का पूरा शरीर अब कांप रहा था। उसके सामने ही उसके बेटे तियानेक्सियोव कान का हत्यारा खड़ा था। वह उसे कैसे भूल सकता था? यहां तक कि हर रात अपने सपनों में भी उसे लगातार जियान चेन के अस्तित्व की याद आती रहती थी। हालांकि 1 साल पहले उसने उसे बहुत कम बार देखा था। फिर भी जियान चेन का चेहरा हमेशा के लिए तियानेक्सियोव ली के दिमाग की गहराई में इस तरह से जल गया था कि वह उसे कभी नहीं भूल पाएगा। जियान चेन, ये बुरा आदमी तुम्हें ढूंढने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक देने की पहल करोगे। चूंकि यह ऐसा ही है, इसलिए तुम्हें इस जगह से जिंदा बाहर पैर न रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तियानेक्सियोव ली ने थूका और उसकी आंखें उसे बहुत दुश्मनी से देखने लगीं। तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ जियान चेन ने कहा, तियानेक्सियोव ली, तुम मुझे 1 साल पहले भागने से नहीं रोक पाए थे और अब 1 साल बाद तुम कह रहे हो कि तुम ऐसा करोगे। तुम्हारे छोटे से तियानेक्सियोव कबीले के साथ तुम्हारे पास ऐसा करने की योग्यता नहीं है। तियानेक्सियोव ली की आंखें इस बात पर खतरनाक ढंग से चमक उठीं। जब संत मास्टर ने जियान चेन को दोषी ठहराया तो उसने जो कुछ भी किया था उसके बाद वह उससे बच निकला था। इसने उसके सम्मान पर एक ऐसा दाग छोड़ दिया था जिसे धोया नहीं जा सकता। हालांकि तियानेक्सियोव ली को यह नहीं पता था कि उस समय जियान चेन केवल एक शीर्ष स्तर का महान संत था जो संत मास्टर क्षेत्र से अच्छी दूरी पर था। बेटे, आज मैं देखूंगा कि 1 साल पहले से तुम कितने बदल गए हो। गार्ड्स, उसके भागने के रास्ते बंद कर दो। तियानेक्सियोव ली की बाह से एक पीली चमक बहने लगी क्योंकि उसने जल्दी से नए बने युद्ध कुल्हाड़ी को पकड़ लिया और लड़ने के लिए जियान चेन की ओर तेजी से भागा। हाँ, एक ही दहाड़ के साथ तियानेक्सियोव ली ने अपना युद्ध कुल्हाड़ी हवा में उठाया और एक गगनभेदी चीख के साथ उसने इसे जियान चेन की ओर घुमाया। जियान चेन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। 1 साल पहले तियानेक्सियोव ली के इस जोरदार प्रहार ने जियान चेन को रोकने के बजाय चकमा देने पर मजबूर कर दिया होता, लेकिन अब स्थिति अलग थी। जियान चेन की तलवार के चारों ओर एक हल्की चमक दिखाई देने लगी जब उसने बिना किसी डर के तियानेक्सियोव ली के हथियार को रोकने के लिए अपनी तलवार को ऊपर उठाया। यह देखकर कि जियान चेन उसके हमले से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, तियानेक्सियोव ली की आंखें अजीब तरह से चमक उठी। उसने सोचा कि जियान चेन बेवकूफ है जो चकमा देने की कोशिश नहीं कर रहा है। जब उसने 1 साल पहले उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो वह साफ तौर पर बता सकता था कि जियान चेन उससे अभिभूत था। आज वह कभी भी यह विश्वास नहीं करता कि जियान चेन की ताकत इतनी विनाशकारी हद तक बढ़ गई थी। एक तीखी आवाज के साथ युद्ध कुल्हाड़ी ने लाइट विंड स्वॉर्ड से टक्कर ली ताकि वह अपने संत बल से उसे तोड़ सके। डिंग! दोनों हथियार एक दूसरे से जोरदार धमाके के साथ टकराए क्योंकि हथियारों के भीतर मौजूद सेंट फोर्स ने एक दूसरे को पीछे धकेल दिया और नंगी आंखों से दिखाई देने वाली ऊर्जा की विशाल तरंगों में बिखर गए। नीचे पत्थर के फर्श पर पहुंचने पर वे तुरंत टूट गए और फट गए जैसे कि टोफू से बने हों और हर जगह मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गई हों। हथियारों के एक दूसरे से टकराने के बाद तियानेक्सियोव ली की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास से जियान चेन को देखा। उसकी आंखों में गहराई से डर झलकने लगा।
उसे एक बातचीत से तियानेक्सियोव ली को जियान चेन की ताकत के बारे में बेहतर समझ मिली। जियान चेन की ताकत अब एक साल पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग थी। उस समय अगर जियान चेन इतना तेज नहीं होता तो वह लगातार उससे बच नहीं पाता और तियानेक्सियोव ली के पैर के नीचे चींटी की तरह मर जाता। लेकिन अब पहले से कमजोर चींटी एक शक्तिशाली ड्रैगन बन गई थी जो उसके खिलाफ बराबरी के स्तर पर लड़ सकती थी। इस तथ्य ने तियानेक्सियोव ली को अविश्वास से भर दिया। वास्तव में तियानेक्सियोव ली को लगा कि उसके सामने मौजूद जियान चेन और अतीत में मौजूद जियान चेन दो बिल्कुल अलग लोग थे। दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। जियान चेन कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि वह तियानेक्सियोव ली के हमले से खुद का बचाव करने में सक्षम था, फिर भी वह पूरी तरह से शुद्ध ताकत में बराबर नहीं था। हालांकि तियानेक्सियोव ली एक मध्यम महान संत गुरु था और उसकी ताकत जियान चेन से कुछ हद तक अधिक थी, लेकिन ये पृथ्वी विशेषता वाले संत बल पर उसकी महारत थी जिसने वास्तव में उसे अत्यधिक श्रेष्ठता प्रदान की। यहां तक कि शीर्ष महान संत गुरु भी लड़ने की ताकत के मामले में उससे ज्यादा मजबूत नहीं थे। हमलों की इस टक्कर में जियान चेन स्पष्ट रूप से कमजोर था। इसके विपरीत तियानेक्सियोव ली अभी भी वहीं खड़ा था जहां वह पहले था। हालांकि उसके पैर अब जमीन में 1 इंच और गहरे धंस गए थे। बेटे, मैंने नहीं सोचा था कि 1 साल के अंतराल में तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा बदल जाएगी, तियानेक्सियोव ली ने जियान चेन को घूरते हुए कहा। हालांकि इतने बड़े बदलाव के बाद भी तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। ऐसा कहकर वह एक बार फिर जियान चेन की ओर झपटा। अध्याय 224 तियानेक्सियोव कबीले का विनाश 5। जियान चेन की तलवार वाली भुजा तियानेक्सियोव ली की ओर उड़ी और उसकी हल्की पवन तलवार के चारों ओर तीव्र मात्रा में तलवार क्यूई प्रवाहित हुई। तलवार क्यूई की मजबूत मात्रा के खिलाफ तियानेक्सियोव ली ने बचने की जहमत नहीं उठाई, इसके बजाय उसने खुद का बचाव करने के लिए पृथ्वी गुण से प्रभावित युद्ध कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। जैसे ही जियान चेन ने अपनी तलवार क्यूई से भरी तलवार से नीचे की ओर वार किया, तियानेक्सियोव ली का शरीर अचानक हिल गया क्योंकि उसकी तलवार पर इसका असर हुआ। उसके बाद जियान चेन का शरीर नजरों से ओझल हो गया और फिर उसके पीछे फिर से प्रकट हुआ। तुम मौत की तलाश कर रहे हो? जियान चेन को पीछे से उस पर दौड़ता देख तियानेक्सियोव ली की आंखें एक बार फिर खतरनाक रूप से चमक उठी, क्योंकि उसका युद्ध कुल्हाड़ी सेंट फोस के साथ फट गया और उसने इसे घुमाया। इस बार जियान चेन ने इसका मुकाबला करने की जहमत नहीं उठाई और इसके बजाय युद्ध कुल्हाड़ी को चकमा देने का फैसला किया। उसी समय उसकी हल्की पवन तलवार चांदी की रोशनी की एक लकीर बन गई जो तियानेक्सियोव ली के गले की ओर उड़ गई। उसकी तलवार तियानेक्सियोव ली की कुल्हाड़ी से बहुत ज्यादा तेज थी। जब तक तियानेक्सियोव ली कुछ कर पाता, लाइट विंड स्वॉर्ड पहले ही उसके गले पर चढ़ चुकी थी। हालांकि तियानेक्सियोव ली के साथ उनके आखिरी मुकाबले ने उन्हें नुकसानदेह स्थिति में पहुंचा दिया था, लेकिन ताकत उनका सबसे मजबूत पक्ष नहीं थी। सच तो यह है कि जियान चेन इतनी तेज गति पर निर्भर था कि उसका प्रतिद्वंद्वी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता था। कितनी तेज तलवार है, तियानेक्सियोव ली ने कुछ आश्चर्य से कहा। हालांकि वह सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभवी था, जल्दी ही बड़ी मात्रा में पृथ्वी संत बल बह निकला और उसके शरीर को घेर लिया। जब तक जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड ने तियानेक्सियोव ली पर वार किया, तब तक उसकी धरती संत शक्ति उसके शरीर के चारों ओर एक रक्षात्मक कवच की तरह पूरी तरह से बन चुकी थी। तलवार प्रभाव से थोड़ा हिली और फिर अपनी जगह पर रुक गई। अगले ही पल लाइट विंड स्वॉर्ड से तलवार क्यूई की तीव्र मात्रा आगे बढ़ी और धरती संत शक्ति की सुरक्षा को भेदते हुए तियानेक्सियोव ली के गले की ओर बढ़ती रही। देरी के इस क्षण के कारण तियानेक्सियोव ली सुरक्षित रूप से पीछे हट सका और जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी को तलवार पर पटक दिया। अपनी कलाई को घुमाते ही लाइट विंड स्वॉर्ड ने तुरंत 3 और वार किए। प्रत्येक तलवार का वार कुल्हाड़ी पर एक ही स्थान पर सटीक रूप से वार करता है। जब तीनों वार एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं तो इससे युद्ध कुल्हाड़ी को कई गुना बल के कारण पीछे की ओर धकेला जाता है। तियानेक्सियोव ली ने अविश्वास में अपने युद्ध कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। जब जियान चेन ने अपने युद्ध कुल्हाड़ी पर 3 बार वार किया तो उसके पीछे की ताकत इतनी ज्यादा थी कि कंपन ने एक पल के लिए उसके हाथों को पूरी तरह से लकवाग्रस्त कर दिया। क्या मेरे सामने खड़ा यह व्यक्ति वास्तव में वही जियान चेन है जो 1 साल पहले था? तियानेक्सियोव ली ने खुद से पूछा। 1 साल में उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस क्षण तियानेक्सियोव ली ने ये सोचा, एक बार फिर सफेद रोशनी की एक और किरण उसकी ओर मुड़ी। जब तक तियानेक्सियोव ली ने अपनी स्थिति संभाली, तलवार एक बार फिर उसके गले के पास थी और उसे काटना शुरू कर चुकी थी। तलवार की वजह से उसके चेहरे पर दर्द का भाव आ गया और उसकी गर्दन से खून टपकने लगा।
जीवन और मृत्यु के बीच इस चरण पर तियानेक्सियोव ली का चेहरा घबराया हुआ था और उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया ताकि उसकी गर्दन पूरी तरह से भाले से न छेदी जा सके। फुट जैसे ही तियानेक्सियोव ली ने झटके से बचने की कोशिश की, हवा का एक ठंडा झोंका उसके पास से गुजरा जिसके साथ उसकी गर्दन पर हल्की सी चुभन महसूस हुई। लाइट विंड स्वॉर्ड की धार तलवार क्यूई की तीखी परत से उसकी गर्दन को मुश्किल से छू पाई जिसने तलवार को घेर रखा था। तलवार ने तियानेक्सियोव ली की गर्दन को छू लेने के बावजूद उसकी त्वचा की सबसे ऊपरी परत को ही चीरा। अगर उसने सिर्फ आधा सेकंड और धीरे से प्रतिक्रिया की होती तो उसकी गर्दन पर वार किया जाता और लाइट विंड स्वॉर्ड ने उसकी जान ले ली होती। तियानेक्सियोव ली चीखते हुए पीछे की ओर उड़ गया क्योंकि उसकी धरती संत शक्ति एक बार फिर उसके शरीर से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने उसके शरीर को घेर लिया, उसका हाथ अनजाने में उसकी गर्दन को छूने के लिए आगे बढ़ा। नीचे देखते हुए उसने देखा कि उसका हाथ पहले से ही खून से लगभग पूरी तरह गीला था। तियानेक्सियोव ली के चेहरे पर एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जियान चेन की ताकत पहले से ही उससे कहीं ज्यादा हो गई थी जिसका उसने पहले अनुमान लगाया था। इस समय तियानेक्सियोव ली को संदेह होने से नहीं रोका जा सका। क्या अपनी ताकत से वह वास्तव में अपने ही बेटे की हत्या का बदला ले पाएगा? हर कोई कृपया मुझे अपनी ताकत उधार दो, तियानेक्सियोव ली ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे देख रहे लोगों के समूह की ओर चिल्लाया। तियानेक्सियोव ली की विनती सुनकर जिन कुछ लोगों को उसने शुरू में आमंत्रित किया था वे एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर उसे रोकने के लिए जियान चेन की ओर कूद पड़े। जो कोई भी हमारे तियानेक्सियोव कबीले के साथ परेशानी शुरू करने की हिम्मत करता है वह निश्चित रूप से मौत के लिए बहुत अधीर है। उस समय तियानेक्सियोव कबीले के आंगन के पीछे से एक और आवाज आई। जैसे ही सभी ने पीछे मुड़कर देखा, एक व्यक्ति की परछाई तेजी से उड़ी और सीधे जियान चेन और लोगों की भीड़ के बीच में आ गिरी। यह आदमी लगभग 40 साल का लग रहा था और उसने महंगी सामग्री से बना एक सफेद लबादा पहना हुआ था, जबकि वह तियानेक्सियोव ली जैसा ही दिख रहा था। उसकी नजर दुखी दिखने वाले तियानेक्सियोव ली पर पड़ी और फिर वह सिकुड़ गया। जल्दी से अपने भाई के पास पहुंचकर उसने उससे पूछा, बड़े भाई क्या तुम्हें चोट लगी है? यह तियानेक्सियोव ली का भाई था, तियानेक्सियोव दाओयुन। तियानेक्सियोव ली ने धीरे से अपना सिर हिलाया, मैं ठीक हूं, उसने फुसफुसाया। तियानेक्सियोव दाओयुन ने अपना सिर ऊपर उठाकर जियान चेन को देखा। उसकी नजर में जो कुछ भी आता उसे आग लगा सकती थी। बड़े भाई वह कौन है? तियानेक्सियोव ली ने जियान चेन को घूरते हुए कहा, दाओयुन वह हत्यारा है जिसने मेरे बेटे को मार डाला। तियानेक्सियोव दाओयुन का चेहरा सख्त हो गया और वह गुस्से से जियान चेन को घूरने लगा। तो तुम ही हो जिसने मेरे भतीजे तियानेक्सियोव कान को मार डाला। जियान चेन ने अपने सामने खड़े दूसरे लोगों को देखने से पहले दो तियानेक्सियोव भाइयों को देखा। कुल 7 अन्य पुरुष थे। 2 बुजुर्गों के अलावा 5 अन्य मध्यम आयु वर्ग के पुरुष भी थे जिनकी उपस्थिति से जियान चेन को महसूस हो रहा था। उनकी उपस्थिति से वह बता सकता था कि ये सभी लोग महान संत गुरु स्तर के थे, लेकिन 2 बुजुर्ग और एक अन्य काले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति शीर्ष महान संत गुरु स्तर के थे। सब लोग, ये तियानेक्सियोव कबीले और मेरे बीच का निजी मामला है। जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं कृपया चले जाएं, अन्यथा अगर आप चाहें तो आ जाएं। जियान चेन ने अपने सामने खड़े 7 लोगों को संबोधित किया। 7 लोगों ने एक दूसरे को कुछ पल के लिए देखा और फिर सिर हिला दिया। उनमें से हर एक ने खुद जियान चेन की ताकत को व्यक्तिगत रूप से देखा था। ये वह सरल स्थिति नहीं थी जैसा कि तियानेक्सियोव ली ने कहा था। उनकी नज़र में तियानेक्सियोव ली जियान चेन के सामने लगभग मर चुका था और इसके साथ ही वे जियान चेन से थोड़ा डरने लगे थे। भले ही वे तियानेक्सियोव ली के अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब वह मौत के कगार पर था तो वे केवल किनारे खड़े होकर देख सकते थे। अध्याय 225 तियानेक्सियोव ली की मृत्यु। 7 लोगों को चुप देखकर जियान चेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो यह ऐसा ही है। तो फिर मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। ऐसा कहते हुए उसका हाथ हिल गया क्योंकि लाइट विंड स्वॉर्ड तुरंत ही बड़ी मात्रा में स्वॉर्ड क्यूई में समा गया। 7 व्यक्तियों के चेहरे पर कठोरता छा गई जब उन्होंने अपनी झिझक दूर कर दी और अपने पवित्र हथियार बाहर निकाल लिए। जियान चेन की तलवार बहुत तेज थी और इतनी तेज गति से उड़ती थी कि 7 लोग न केवल नुकसान में थे बल्कि वे पूरी तरह से अभिभूत भी थे। तलवार क्यूई क्षेत्र में अंदर बाहर घूमती रही जबकि लाइट विंड तलवार ने कई तियानेक्सियोव कबीले के रक्षकों के गले में वार किया। विभिन्न संत हथियार अपने आंतरिक संत बल के साथ बाहर की ओर धड़कते रहे, नीचे की चट्टान के स्लैब को तोड़ते और चकनाचूर करते रहे और हवा में टकराने की आवाजें भरती रहीं। कुछ ही पलों में जियान चेन और 7 अन्य लोगों ने एक दूसरे पर कई वार किए।
सातों लोगों के चेहरे पर अस्वाभाविक रूप से गंभीरता थी, हालांकि वे पहले से ही जानते थे कि जियान चेन की तलवार कितनी तेज थी, क्योंकि अब वे व्यक्तिगत रूप से उसके सामने थे। उसकी तलवार चलाने की क्षमता की गहराई इतनी भयानक थी कि वे उसे स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए। इस छोटे से क्षण में पहले से ही दो लोग घायल हो चुके थे। अगर उनके बगल के लोगों ने उन्हें जल्दी से रास्ते से नहीं हटाया होता या जियान चेन को रोकने की कोशिश नहीं की होती, तो वह विनाशकारी वार कर सकता था और लोगों के पास वापस लड़ने के लिए जीवन नहीं होता। जियान चेन को 7 लोगों के खिलाफ उग्र रूप से लड़ते हुए देखकर तियानेक्सियोव ली और तियानेक्सियोव दाओयुन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत जियान चेन के खिलाफ लड़ने के लिए समूह में शामिल हो गए, जिससे एक के खिलाफ कुल 9 महान संत मास्टर्स हो गए। दूर से कुछ बचे हुए गार्ड खड़े होकर गंभीरता से लड़ाई देख रहे थे। एक ही लड़ाई में 10 महान संत मास्टर्स लड़ रहे थे, उनमें से 9 बनाम 1। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने उन्हें अचंभित कर दिया, खासकर जब से लड़ाई वेक सिटी जैसे दूरदराज के शहर में हो रही थी और प्रत्येक लड़ाकू एक दूसरे पर बड़ी मात्रा में संत बल के साथ हमला कर रहा था। हर कोई मदद नहीं कर सका और हैरान रह गया। जियान चेन का शरीर सफेद धुंध में गायब हो गया, क्योंकि वह तुरंत वार से बचने के लिए एक तरफ हट गया और फिर अपनी तलवार से जवाबी हमला किया, जो तुरंत 9 पर चली गई। डिंग! सेंट वेपन्स के एक दूसरे से टकराने की आवाजें सुनी जा सकती थी, क्योंकि जियान चेन ने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड को दूसरों के खिलाफ पकड़ रखा था। इस समय पीछे से ठंडी हवा की आवाज सुनी जा सकती थी। इससे पहले कि एक ठंडी हवा जियान चेन के कंधे को कसकर दबाती, एक पीले रंग की सेंटफोस से भरी युद्ध कुल्हाड़ी उस पर झूलती। अचानक जैसे ही युद्ध कुल्हाड़ी ने युद्ध कुल्हाड़ी पर अधिक पृथ्वी संत बल को छोड़ना शुरू किया, एक पल में जियान चेन का शरीर टिमटिमा कर दूर चला गया और एक कदम आगे फिर से प्रकट हुआ और ठीक समय पर विशाल कुल्हाड़ी को चकमा दे दिया। उसी समय जियान चेन का शरीर अचानक घूम गया, क्योंकि उसकी हल्की पवन तलवार ने तलवार क्यूई की एक अद्भुत मात्रा को उत्सर्जित करना शुरू कर दिया और एक सांप की तरह युद्ध कुल्हाड़ी पर उड़ गई। तियानेक्सियोव के चेहरे पर गंभीरता थी, क्योंकि उसने लाइट विंड स्वॉर्ड को देखा था। उसने पहले भी एक बार जियान चेन की तलवार को बिजली की तरह तेजी से खींचने का अनुभव किया था और इसलिए इस बार वह इसके लिए तैयार था। पृथ्वी के सुरक्षा कवच को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में लपेटते हुए देखकर उसने अपना सिर झुकाया और एक तरफ चला गया, जबकि अपने युद्ध कुल्हाड़ी को एक अलग कोण से जियान चेन पर घुमाने के लिए लाया। पहला वार बहुत खतरनाक लग रहा था, लेकिन तियानेक्सियोव ने वास्तव में अपनी ताकत को रोक लिया था। अन्यथा वह इतनी आसानी से अपना हथियार वापस खींचकर उसकी दिशा नहीं बदल पाता। जियान चेन ने तियानेक्सियोव के अगले हमले को घृणा से देखते हुए नाक भान सिकोड़ी। उसकी आंखों में हत्या की मंशा साफ झलक रही थी, क्योंकि उसने अपने वार का रास्ता बदल दिया था ताकि वह तियानेक्सियोव की हरकतों का अनुसरण करे। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसकी गति 3 गुना बढ़ गई थी। तलवार की गति में परिवर्तन देखकर तियानेक्सियोव का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। एक पल में उसे एहसास हो गया था कि वह तलवार को हिला नहीं पाएगा। लाइट विंड स्वॉर्ड की अविश्वसनीय रूप से तीखी नोक उसके शरीर के चारों ओर पृथ्वी संत बल कवच से टकराई। ये केवल क्षण भर के लिए रुकी, इससे पहले की रक्षा, जो सबसे मजबूत रक्षात्मक विशेषता के रूप में जानी जाती है, तुरंत बिखर गई। एक पल में लाइट विंड स्वॉर्ड ने अपनी खोई हुई गति वापस पा ली और उसके गले पर वार किया, मक्खन में गर्म चाकू की तरह उसकी सुरक्षा को काट डाला। अचानक जैसे ही तियानेक्सियोव मौत के कगार पर था, एक मुड़ी हुई तलवार हल्के पवन तलवार पर भारी रूप से गिर गई, जिससे उसका रास्ता तुरंत अपने मूल लक्ष्य से भटक गया। जब लोगों ने देखा कि तियानेक्सियोव की लंबी दाढ़ी का एक हिस्सा काट दिया गया था, तो बालों की कुछ लंटें हवा में धीरे धीरे तैरने लगीं, लेकिन यह उनके जीवन के लिए चुकाई गई एक छोटी सी कीमत थी। तियानेक्सियोव का माथा अब पसीने से लथपथ था। अगर तलवार न होती तो वह वहां जीवित और सांस लेते हुए खड़ा नहीं हो पाता। जियान चेन की तलवार न केवल बहुत तेज थी, बल्कि यह इतनी फुर्तीली भी थी कि तियानेक्सियोव ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। फिर बाकी सातों को आखिरकार जियान चेन को मारने का एक अच्छा मौका मिल गया। उसे मारने के लिए एक साथ मिलकर 8 संत हथियार एक ही समय में और सभी अलग अलग कोनों से जियान चेन की ओर उड़े। बड़ी मात्रा में संत बल ने लगभग ऐसा काम किया जैसे कि यह दबाव का एक जाल था जिसने जियान चेन को अंदर से जकड़ लिया था और भागने के किसी भी संभावित रास्ते को बंद कर दिया था। एक खर्राटे के साथ जियान चेन ने अपनी बांह हिलाई जिसमें लाइट विंड स्वॉर्ड था और तुरंत उस दिशा में हमला किया जहां तियानेक्सियोव था। उन पर हमला करने वाले अन्य 7 लोगों के दृष्टिकोण में ऐसा लग रहा था जैसे वह उनकी दृष्टि से गायब हो गया था। जियान चेन की पूरी ताकत के सामने महान संत मास्टर्स का विरोध केवल 3 तलवार के वार के खिलाफ आत्मविश्वास के साथ खुद का बचाव कर सकता था।
जब उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड ने उन्हें पीछे हटने के लिए दबाव डाला तो जियान चेन ने एक और हरकत की और तुरंत खुद को एक गोली की तरह तियानेक्सियोगली की ओर आगे बढ़ाया। हवा के विस्थापित होने की आवाज के बाद जियान चेन का शरीर आगे की ओर उछला क्योंकि 6 संत हथियारों ने पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश की, जबकि एक अन्य संत हथियार ने जियान चेन के कंधे को काटने की कोशिश की। एक महत्वपूर्ण क्षण से बचने के बाद तियानेक्सियोगली ने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी फिर से खतरे में पड़ जाएगा। उसका चेहरा एक बार फिर चौंक गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लाइट विंड स्वॉर्ड फिर से उसके गले की ओर बढ़ रहा था। खुद को बचाने के लिए उसने तुरंत अपना युद्ध कुल्हाड़ी उठाया। बड़ी युद्ध कुल्हाड़ी ने तलवार से उसके शरीर के ऊपरी आधे हिस्से को बचाने की कोशिश की। अगले ही पल तियानेक्सियोगली को अचानक लगा कि उसकी सेंट फोर्स से बनी सुरक्षा दीवार एक बार फिर टूट गई है। संकट के इस क्षण में अपनी विशाल युद्ध कुल्हाड़ी को अपनी एकमात्र प्रतिक्रिया के रूप में जकड़ते हुए तियानेक्सियोगली को अपने गले में केवल एक तेज चुभन महसूस हो रही थी। जियान चेन ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया था और पीछे से तियानेक्सियोगली के गले में छेद कर दिया था। अपनी गर्दन के आर पार लगी तलवार पर अपने ही खून के छींटे देखकर तियानेक्सियोगली अचानक सुस्त पड़ गया, मानो वह जो कुछ देख रहा था उससे सदमे में जा रहा हो। अध्याय 226 निवारण। तियानेक्सियोगली के चेहरे पर गहरा सदमा था। वह अपने सबसे अजीब सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 1 साल पहले की कमजोर चींटी जियान चेन की ताकत में इतना बड़ा बदलाव आएगा। इससे भी ज्यादा अकल्पनीय बात यह थी कि वह खुद जियान चेन के हाथों मर जाए। मूल रूप से जब उसने पहली बार सुना था कि कैसे जियान चेन नामक एक युवक ने झोऊ कबीले का सफाया कर दिया था, तो तियानेक्सियोगली का पहला विचार उस युवक के बारे में था जिसने 1 साल पहले उसके बेटे तियानेक्सियोगकान की हत्या की थी। उसने सोचा था कि जियान चेन ने झोऊ कबीले को मारने में मदद की है, लेकिन ये सोचना भी कि जियान चेन झोऊ कबीले को कैसे मार सकता है जो तियानेक्सियोग कबीले से कमजोर था, तियानेक्सियोगली के लिए अभी भी अकल्पनीय था। फिर भी यह उसे चिंतित करने के लिए पर्याप्त नहीं था क्योंकि तियानेक्सियोग कबीले की ताकत कहीं ज्यादा थी। अगर वह अपने साथ एकजुट होने के लिए कुछ मजबूत लोगों को आमंत्रित करता तो वह वेक सिटी के भीतर शक्ति का एक आदर्श बन जाता। तियानेक्सियोगली ने कुछ अच्छे दोस्तों को आमंत्रित किया और यहाँ तक कि अलग अलग कुलों में काफी ताकतवर 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर जियान चेन की मदद से निपटने के लिए एकजुट हो गए, या कम से कम ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह भाग न जाए। आखिरकार जियान चेन 1 साल पहले उसके कुछ वार भी नहीं झेल पाया था, इसलिए आज वह दिन था जब तियानेक्सियोगली ने सोचा था कि वह आखिरकार अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। अतीत के जियान चेन की तुलना में जियान चेन में इतना बड़ा परिवर्तन देखना वाकई अविश्वसनीय था, जो अपनी कमजोर ताकत के कारण सिर्फ लोगों पर घात लगाकर हमला कर सकता था और भाग सकता था। 1 साल के समय में जियान चेन की नई ताकत ने आसमान को पलट दिया था और कमजोर व्यक्ति को एक मजबूत विशेषज्ञ में बदल दिया था जो 1 या 2 पूरे कबीले को मार सकता था। तियानेक्सियोगली के दिमाग में तुरंत ये विचार आए थे, लेकिन उस पल भी उसे लगा था कि जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने हो रहा था वह एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। वह एक महान संत गुरु था, उसका भाई एक महान संत गुरु था, और यहाँ तक कि उसके साथ मौजूद अन्य 7 लोग भी महान संत गुरु थे, लेकिन वे जियान चेन को मार भी नहीं पाए या पकड़ भी नहीं पाए। यह एक दुर्स्वप्न के अलावा और कुछ कैसे हो सकता है। उसके शरीर के भीतर की जीवन शक्ति पहले से ही बाहर निकलने लगी थी, जबकि तियानेक्सियोगली अवाक रह गया था। धीरे धीरे उसका अनिच्छुक चेहरा जमीन की ओर गिरने लगा। तियानेक्सियोग दाओयुन और अन्य 7 लोग गिरे हुए तियानेक्सियोगली को अविश्वास भरी नजरों से देख रहे थे। यहाँ तक कि लड़ाई के दौरान चारों ओर मौजूद सैकड़ों कबीले के लोग और रक्षक भी धीरे धीरे जियान चेन की ओर देखने लगे और फिर बिना एक भी शब्द कहे तियानेक्सियोगली की ओर देखने लगे। वेक सिटी के नंबर 1 कबीले के नेता, एक पृथ्वी विशेषता वाले संत बल के साथ एक महान संत मास्टर तियानेक्सियोगली गिर गए थे। बड़े भाई! अचानक तियानेक्सियोग दाओयुन के मुंह से पीड़ा भरी चीख निकली। चेहरे पर दुख से भरा चेहरा लिए वह हरकत में आया और जियान चेन पर हमला कर दिया ताकि उसे 2 टुकड़ों में काट सके। उसकी विस्फोटक प्रतिक्रिया देखकर जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं। लाइट विंड स्वॉर्ड ने तियानेक्सियोग दाओयुन की तलवार पर वार करते हुए तलवार के भ्रम की झड़ी लगा दी। जब दोनों ने संपर्क किया तो एक और धातु की अंगूठी की आवाज सुनी गई, क्योंकि बड़ी मात्रा में ऊर्जा स्पंदित हुई और हवा को हिलाकर दोनों हथियारों से दूर उड़ गई। फिर अपनी कलाई के एक झटके से जियान चेन ने अपनी हल्की पवन तलवार से गुजरने वाले कंपन को दूर कर दिया और तियानेक्सियोग दाओयुन के गले की ओर वार किया। लाइट विंड स्वॉर्ड को सीधे अपनी ओर आते देख तियानेक्सियोग दाओयुन ने अपनी बाह में सुन्नपन और अपने हाथ में हिलती तलवार को रोककर तुरंत तलवार उठा ली। जियान चेन की तलवार इतनी तेज थी कि अगर दाओयुन को तैयार होने के लिए थोड़ा और समय दिया जाता तो वह 1 या 2 वार से खुद का बचाव कर सकता था।
हालांकि उसके पास सिर्फ अपनी तलवार उठाने के लिए ही पर्याप्त समय था, वह बचाव के अलावा कुछ और नहीं कर सकता था। जैसे ही त्यानिक्सियोव दाओयुन ने अपनी तलवार उठाए, लाइट विंड स्वॉर्ड पहले से ही उसके सामने थी। इस पर लाइट विंड स्वॉर्ड ने बैंगनी और नीला रंग की चमक बिखेरनी शुरू कर दी। दोनों चमकें काफी फीकी थीं, लेकिन जिस तरह से वे रात में मोमबत्ती की तरह तलवार की नोक पर चमक रही थीं, वह काफी आकर्षक थी। जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड की नोक ने त्यानिक्सियोव दाओयुन की तलवार के चौड़े हिस्से को छुआ, वैसे ही हल्की नीली और बैंगनी चमक भी दिखाई दी। जैसे ही चमक ने मोटी तलवार को छुआ, वे धीरे धीरे हथियार को पिघलाने लगी और दरारें बनने लगीं। तुरंत लाइट विंड स्वॉर्ड ने दरारों को भेद दिया। नीली और बैंगनी चमक के सामने त्यानिक्सियोव दाओयुन की तलवार टोफू के टुकड़े की तरह थी। पच! हल्की पवन तलवार की तीखी नोक ने तलवार के बाकी हिस्से को तोड़ दिया था, जिससे त्यानिक्सियोव दाओयुन को बहुत धक्का लगा और वह उसके गले में घुस गई थी। ये देखकर कि कैसे जियान चेन की हल्की पवन तलवार त्यानिक्सियोव दाओयुन के गले तक पहुंच गई थी, बाकी 7 लोग तुरंत अपनी आंखें और जबड़े खोलकर चुप हो गए। और भी अधिक वे त्यानिक्सियोव दाओयुन की तलवार के टूटे हुए अवशेषों को गरजते हुए घूर रहे थे। ये तथ्य कि जियान चेन में 9 महान संत मास्टर्स के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत थी, ने उन्हें पहले ही बहुत चौंका दिया था, लेकिन अब जब उन्होंने जियान चेन को एक महान संत मास्टर के संत हथियार के माध्यम से भाला मारते देखा, तो वे इस बिंदु पर असंगत थे। अगर किसी संत हथियार को संत शक्ति दी जाए, तो वह और भी मजबूत हो जाएगा और अपने मालिक के साथ साथ ताकत में भी सुधार करेगा। अगर किसी संत हथियार का इस्तेमाल उसी स्तर के किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ने के लिए किया जाए, तो चाहे वे दोनों कितनी भी देर तक या कितनी भी लड़ाई क्यों न करें, किसी भी संत हथियार पर खरोंच तक नहीं आएगी। अगर कोई संत हथियार को खरोंचना चाहे, खास तौर पर किसी महान संत गुरु के संत हथियार को, तो एक पृथ्वी संत गुरु भी आसानी से ऐसा नहीं कर पाएगा। हालांकि जियान चेन ने इसे बिना किसी कठिनाई के किया था, बिना पसीना बहाए इसे पकड़े हुए महान संत गुरु को मारने के लिए सीधे भाले से वार किया था। इस तरह की उपलब्धि के साथ 7 महान संत गुरु मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन संदेह करते थे कि जियान चेन गुप्त रूप से स्वर्ग संत गुरु स्तर का विशेषज्ञ था। त्यानिक्सियोव दाओयुन का चेहरा सदमे से भर गया जब उसने अपने गले में तलवार को देखा। जैसे ही उसका शरीर बंद होने लगा और उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया, त्यानिक्सियोव दाओयुन खुद को एक आखिरी सवाल सोचने से नहीं रोक सका, आखिर जियान चेन ने अपने संत हथियार को कैसे चुरा मारा। हालांकि यह सवाल उसके दिमाग में था, लेकिन उसके गले में तलवार लगी होने के बावजूद त्यानिक्सियोव दाओयुन ये सवाल नहीं पूछ सका। अंत में वह केवल अपने मन में ही इस सवाल के बारे में सोच सकता था और धीरे धीरे जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें खाली आसमान की ओर देखने लगीं और फिर कभी बंद नहीं हुई। इसके बाद जियान चेन ने अन्य 7 को शुद्ध अछूते हत्या के इरादे से देखा। लाइट विंड स्वॉर्ड चांदी की तरह चमकने लगा क्योंकि उसने और भी ज्यादा तलवार क्यूई को बाहर निकाला, मानो जियान चेन की हत्या की आभा का जवाब दे रहा हो। बाकी 7 लोग पीले चेहरे से साफ साफ समझ सकते थे कि जियान चेन उन्हें मारने की मंशा रखता है। अगर जियान चेन सिर्फ त्यानिक्सियोव ली को मार पाता, तो वे चौंक जाते, लेकिन जिस तरह से उसने ये सब किया, उससे वे पूरी तरह से डर गए थे। अध्याय 227 समर्पण। पीले चेहरे वाले अन्य 7 लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि जियान चेन उन्हें मारने का इरादा रखता है। अगर जियान चेन सिर्फ त्यानिक्सियोव ली को मारने में सक्षम होता, तो वे चौंक जाते, लेकिन जिस तरह से उसने ये किया, उसने उन्हें पूरी तरह से डरा दिया था। जब जियान चेन ने त्यानिक्सियोव दाओयुन के संत हथियार को इतनी आसानी से भेद दिया था, तो उसने ये दिखा दिया था कि अगर वह चाहे तो 7 महान संत गुरुओं को चींटी पर पैर रखने जितनी आसानी से मार सकता है। हालांकि संत हथियार एक आदमी का हथियार था, लेकिन यह उनके जीवन के साथ उनके संबंध का भी प्रतीक था। अगर उनका संत हथियार टूट गया, तो वे मर जाएंगे। भले ही वे इतने बदकिस्मत रहे कि बच गए, लेकिन वे अपन से बेहतर नहीं होंगे। उनकी आंखों के सामने ही इस बात का पक्का सबूत था कि जियान चेन बिना किसी परेशानी के उनके सेंट वेपन्स को आसानी से नष्ट कर सकता है। ये सोचकर ही कि वे जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा पर कैसे चल रहे थे, उन्हें अंदर तक झटका लगा था। अब तक उन 7 ने अपनी लड़ने की भावना खो दी थी और वे केवल जियान चेन को पहले से अलग भाव से देख सकते थे, लेकिन अभी भी उनके चेहरों पर बहुत डर था। रुको, साथी भाई, कृपया अपना हाथ रोक लो। ये देखकर कि जियान चेन उन्हें द्वेष से भरी नजर से घूर रहा था, बुजुर्गों में से एक ने जल्दी से उसे आवाज लगाई और अपने संत हथियार को अपने शरीर में फिर से समाहित कर लिया, जैसे कि वह जियान चेन का दुश्मन बनने की अपनी अनिच्छा दिखा रहा हो। फिर जियान चेन ने नाक भान सिकोड़ी, क्या तुम्हारे साथ नरमी बरती जाएगी? ये सुनकर अजीब लगा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने तुमसे कहा था कि इसमें शामिल मत हो, लेकिन तुम फिर भी इसमें शामिल हो ही गए, इसलिए मुझे दोष मत दो।
जियान चेन के शब्दों ने सातो को एक पल के लिए भयभीत कर दिया था, इससे पहले कि बुजुर्ग ने एक बार फिर कहा, जूनियर, यह एक गलतफहमी से ज्यादा कुछ नहीं है। हम त्यानिक्सियोव कबीले से नहीं हैं और हमें केवल उनके द्वारा आमंत्रित किया गया था। आज अगर आप हमें जाने देंगे तो हम आपका पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। ये सही है जूनियर, अगर आप हमें आज जाने देते हैं तो हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करेंगे। दूसरे बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जो उनके जीवन का फैसला करेगा, दोनों बुजुर्गों ने बचने के बेहतर मौके के लिए पहले ही अपनी उच्च कुलीन स्थिति को त्याग दिया था। जियान चेन द्वारा त्यानिक्सियोव दाओयुन को मारने के तरीके ने पहले ही उनके बचाव को पूरी तरह से बेकार कर दिया था। उनकी नज़र में आज सिर्फ अपने जीवन की रक्षा करना किसी भी चीज से ज्यादा प्राथमिकता होगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें जियान चेन से कोई शिकायत या नफरत नहीं थी। ये केवल इसलिए था क्योंकि त्यानिक्सियोवली ने उन्हें आमंत्रित किया था कि वे इस मामले में शामिल थे। जियान चेन चमकती आंखों से उन सातों आदमियों को घूरता रहा। एक पल के लिए वह चुप रहा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो ऐसा ही है, फिर मैं तुम्हें जीने का एक मौका दूंगा। ये सुनकर 7 महान संत गुरुओं की आंखें चमक उठीं। हालांकि 7 में से 5 ने खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन उन सभी में जीने की एक ही प्रबल इच्छा थी। जीने की तीव्र इच्छा को देखकर जियान चेन का मुंह चौड़ा होने लगा और वह बोला, तुम्हारे बचने की एक शर्त है। आज से तुम आत्मसमर्पण करोगे और मेरे प्रति अपनी निष्ठा रखोगे। सातों लोगों के चेहरे अचानक एक क्षण के लिए बदसूरत से दिखने लगे। हर कोई चुप हो गया और उनके भीतर एक तीव्र संघर्ष शुरू हो गया। ये जानते हुए कि सातों लोग कैसे निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जियान चेन का चेहरा एक पल के लिए ठंडा पड़ गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह हंस रहा था। जब उसने त्यानिक्सियोव दाओयुन को मारने के लिए नीला और बैंगनी तलवार क्यूई का इस्तेमाल किया था, तो ये काफी हद तक था, लेकिन उसने पहले से ही इसकी पूरी योजना बना ली थी। उसका लक्ष्य सरल था, अत्यधिक बल का उपयोग करके वह सातों को अधीनता में मजबूर करेगा और अंततः उस शक्ति का उपयोग अपने फ्लेम मर्सिनरी का विस्तार करने के लिए करेगा। बेशक अगर वे जिद्दी बने रहे और आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, तो जियान चेन बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार देगा। अपने सामने 7 आदमियों को देखकर जियान चेन को पता चल गया कि उसकी योजना आधी पूरी हो चुकी है। अब उसे बस ये देखना था कि सातों लोग क्या फैसला लेते हैं। जियान चेन ने जब लोहा गर्म हो तब प्रहार करो विचारधारा को समझा, इसलिए तुरंत उसने कहा, मैं जानता हूं कि आप सभी वेक सिटी के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनके पास बहुत अधिक शक्ति और प्रतिष्ठा है। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें अपने अधीन करने की कोशिश करके अपमानित करने की कोशिश कर रहा हूं। ये वास्तव में विपरीत है। यदि आप मेरे अधीन हो जाते हैं तो मैं, जियान चेन, गारंटी देता हूं कि भविष्य में आपकी उपलब्धियां आपकी वर्तमान उपलब्धियों से कहीं बेहतर होंगी। आपकी उपलब्धियां वेक सिटी जैसे छोटे और अलग थलग शहर तक सीमित रहने के बजाय पहले से अप्राप्य ऊंचाई तक पहुंच जाएंगी। मेरी क्षमताओं पर संदेह न करें। सभी पुरुषों ने अचानक ऊपर देखा, जैसे कि उन सभी को अपने बीच एक पारस्परिक भावना महसूस हुई हो। हालांकि वे सभी जियान चेन को बहुत छोटा समझते थे, लेकिन उसकी ताकत इतनी मजबूत थी कि उन्हें लगा जैसे वे धूल में पीछे छूट गए हों। ताकत के इस प्रदर्शन ने वास्तव में साबित कर दिया था कि जियान चेन की पहचान बिल्कुल भी सरल नहीं थी। बेशक उनके समूह में कुछ लोग ऐसे भी थे जो आश्वस्त थे कि जियान चेन एक बेहद शक्तिशाली कबीले से ताल्लुक रखता है। इस पर सातों लोग ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाए कि जियान चेन के साथ गठबंधन करना कोई बुरी बात नहीं होगी। वास्तव में जियान चेन के साथ जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा, क्योंकि वे खुद नहीं जानते कि वे वास्तव में शक्ति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे या नहीं। ठीक है, मैं वाइस हूं, डोहरे कबीले का प्रतिनिधि। डोहरे कबीले ने आपका अनुसरण करने के लिए सहमति व्यक्त की है। आज से मेरे लोग आपकी निगरानी के लिए हैं। पहले बुजुर्ग ने, जो पहले बोल चुके थे, वचन दिया। जियान चेन अपने चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। मैं काय कबीले का काय एर हूं। आज से मेरा कबीला तुम्हारा है, दूसरे बुजुर्ग ने कहा। जियान चेन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों बुजुर्ग काय और डोहरे कबीले के प्रतिनिधि थे। ये दोनों कबीले बहुत शक्तिशाली कबीले थे, जो वेक सिटी में त्यानिक्सियोव कबीले या झोउ कबीले के समान स्तर के नहीं थे, जिनके बारे में जियान चेन ने पहले सुना था। तुम पांचों के बारे में क्या? जियान चेन 5 अधेड़ उम्र के लोगों की ओर मुड़ा। महान संत मास्टर्स को तियान युआन महाद्वीप पर एक सभ्य स्तर का योद्धा माना जा सकता है। इसलिए जब इस प्रकार के लोगों की बात आई तो वह नहीं चाहता था कि उन्हें मार दिया जाए, क्योंकि मिंग डोंग और उसके अलावा फ्लेम मर्सिनरीज के पास कोई और नहीं था। अगर वह चाहता था कि फ्लेम मर्सिनरीज का विस्तार हो तो उसे यथासंभव अधिक से अधिक मजबूत लोगों को इकट्ठा करना होगा।
ठीक है, मैं आपका अनुसरण करने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे साथी भाई भी ऐसा ही करेंगे। इसके बाद शेष 5 लोगों ने जियान चेन को अपना नेता मानने पर सहमति व्यक्त की। दूर से तियानेक्सियोव कबीले के संरक्षकों ने जियान चेन को बड़ी आंखों से देखा, जैसे कि वे कोई नाटक देख रहे हों। हर आदमी सदमे से चुप हो गया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि वेक सिटी के 7 प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्हें शुरू में जियान चेन से लड़ने के लिए तियानेक्सियोवली ने आमंत्रित किया था, वे सभी उसके पीछे चले गए। वे कभी विश्वास नहीं कर सकते थे कि ये 7 उस व्यक्ति के अधीन होंगे जिसने तियानेक्सियोवली को मार डाला था। ये सब कुछ उसके सामने घटित होने के बावजूद सौगार्ड अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अध्याय 228 युद्ध में अपना नाम बनाना। जियान चेन की नजरें उसके सामने खड़े 7 महान संत गुरुओं पर पड़ी और उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। इस समय उसका दिल खुशी से भर गया, क्योंकि इस पल से उसके फ्लेम मर्सिनरी अब सिर्फ एक अकेला समूह नहीं रह जाएगा। इन 7 महान संत गुरुओं के आने से फ्लेम मर्सिनरी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि जियान चेन समझ गया कि ये 7 लोग वास्तव में उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे और बाद में उसे धोखा देने की कोशिश करेंगे। फिर भी यह जियान चेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि वह केवल अपने फ्लेम मर्सिनरीज की ताकत को अस्थायी रूप से बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग करने की योजना बना रहा था। वह अपने फ्लेम मर्सिनरीज के ग्रेड को बेहतर बनाने के लिए कुछ भाड़े के मिशनों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करेगा। यह तरीका 7 महान संत मास्टर्स का पूरी तरह से शोषण कर रहा था, लेकिन चूंकि जियान चेन के पास उनका कोई महत्वपूर्ण उपयोग नहीं था, इसलिए वह उन्हें केवल थोड़े समय के लिए ही इस्तेमाल करेगा। तुम पांचों अपना परिचय क्यों नहीं देते? जियान चेन ने पांचों से पूछा। कुछ हिचकिचाहट के साथ 5 पुरुषों ने एक दूसरे को देखा। इससे पहले कि एक काले वस्त्र पहने आदमी बोल उठा, मैं सेठ हूं, गर्म खून वाले भाड़े के सैनिकों का नेता। मैं डुओकान, गोल्डन ड्रैगन भाड़े के सैनिकों का कप्तान हूं। मैं 4 भाड़े के सैनिकों का चारकास हूं। मुझे मोतियान कहा जाता है, मैं वध के भाड़े के सैनिकों का नेता हूं। मुझे ज़ेफिर भाड़े के सैनिकों का किनफेग कहा जाता है। 5 लोगों ने एक के बाद एक अपने नाम और संबद्धता बताए, लेकिन जियान चेन ने जितने परिचय सुने वह उतना ही चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि ये 5 भाड़े के सैनिकों के समूहों के कप्तान होंगे। अगर ऐसा था तो उसने अभी अभी 5 भाड़े के सैनिकों के समूहों और वेक सिटी के 2 बहुत प्रभावशाली कबीलों पर नियंत्रण हासिल किया था। इस रहस्योद्घाटन के साथ जियान चेन आज अर्जित लाभ से संतुष्ट था। उसने नहीं सोचा था कि उसके जैसा अकेला व्यक्ति अचानक इतनी बड़ी छलांग लगाकर इतनी बड़ी शक्ति को नियंत्रित करने वाला बन जाएगा। साथ ही उसे यह भी पता था कि यद्यपि यह वेक सिटी के भीतर तियान युआन महाद्वीप के भीतर एक मजबूत शक्ति थी, फिर भी यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ज़ेफिर भाड़े के सैनिकों का किनफेग। अंतिम व्यक्ति का नाम सुनते ही जियान चेन की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये नाम उसकी तलवार के नाम से बिल्कुल मेल खाता था। कितना संयोग था। जियान चेन ने किनफेग नाम के आदमी को ध्यान से देखा। यह आदमी 40 साल का लग रहा था और एक विद्वान की तरह दुबला पतला था। उसने सफेद रंग का लबादा पहना हुआ था और उसके बाल कंधों पर लटके हुए थे, जो कमर तक पहुंच रहे थे। कभी कभी हवा उसके बालों को इस तरह उड़ा देती थी कि वे हवा में लहराने लगते थे। उसकी भौहें तीखी तलवारों की तरह थीं और उसके नीचे की चमकदार आंखों को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती थीं, जिनमें एक जीवंत चमक थी। वे यह एहसास दिलाती थी कि उसकी निगाहें किसी को तलवार की तरह आसानी से भेद सकती हैं। धीरे धीरे किनफेंग से दूर जाते हुए जियान चेन ने तियानेक्सियोव सदस्यों के दूसरे समूह को देखा। तियानेक्सियोवली की मृत्यु हो गई है। इस क्षण से वेक सिटी में अब तियानेक्सियोव कबीला नहीं रहेगा। मुझे पता है कि आप में से कई तियानेक्सियोव कबीले द्वारा भुगतान किए जाने वाले गार्ड हैं। चूंकि मैं अच्छे मूड में हूं और निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारना नहीं चाहता, इसलिए आप सभी जा सकते हैं। अचानक 100 पहरेदारों की मूर्छा दूर हो गई और उन्होंने अपनी नजरें 7 महान संत गुरुओं और तियानेक्सियोव भाइयों की लाशों से हटा ली। पूरे प्रांगण में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ये नायक को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देता है। ये हमें न मारने के लिए हीरो को धन्यवाद देता है। उसके बाद सन्नाटा तुरंत टूट गया, क्योंकि बहुत से लोग जियान चेन को धन्यवाद देने के लिए चिल्लाने लगे। ऐसा होने के बाद किसी को भी पीछे रहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और वे तुरंत चले गए। जल्दी ही संरक्षक तियानेक्सियोव कबीले के प्रांगण से चले गए और पीछे 40 लोगों को छोड़ गए जिन्होंने जाने से इनकार कर दिया। जियान चेन ने उन कुछ लोगों को कुछ उलझन के साथ देखा। आप अभी तक क्यों नहीं गए? कुछ लोग एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर एक मजबूत दिखने वाला आदमी आगे बढ़ा और जियान चेन के युवा चेहरे को देखा। तलवारबाज, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे?
मेरे पीछे आओ। जियान चेन के चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। इस आदमी को देखकर उसने अनुमान लगाया कि वह लगभग 30 साल का होगा और उसकी कदकाठी लगभग 2 मीटर होगी। उसकी मांसपेशियां काफी उभरी हुई थीं और उसके शरीर की बनावट को देखकर जियान चेन अनुमान लगा सकता था कि यह आदमी सेंट मास्टर स्तर का था। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया। यदि आप वास्तव में मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं तो मैं आपको एक पल में भाड़े के संघ के रजिस्टर में शामिल कर दूंगा। उस आदमी के चेहरे पर खुशी के भाव थे और वह जल्दी से बोला, यह अपने साथी तलवारबाज की बातें सुनेगा। साथी तलवारबाज, मैं भी आपके भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल होना चाहता हूं। साथी तलवारबाज, कृपया मुझे भी अपने भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल कर लीजिए। इसके तुरंत बाद कुछ अन्य भाड़े के सैनिकों ने चिल्लाकर जियान चेन से अनुरोध करना शुरू कर दिया कि वे उन पर ध्यान दें और उन्हें स्वीकार करें। हालांकि जियान चेन ने तियानिक्सियोग ली को मार दिया था, लेकिन इनमें से कई लोग केवल तियानिक्सियोग कबीले द्वारा काम पर रखे गए थे और उनका तियानिक्सियोग ली से कोई अन्य संबंध नहीं था। वे उसके साथ दोस्ताना व्यवहार भी नहीं करते थे और इसलिए उन्हें उसकी मौत पर कोई बुरा एहसास नहीं था और न ही वे जियान चेन से बदला लेने की कोशिश करते। उनकी विनती के कारण जियान चेन केवल ये स्वीकार कर सका कि हालांकि ये लोग महान संत स्तर पर थे और केवल कुछ संत मास्टर्स के साथ उच्च थे, एक बार जब वे ज्वाला भाड़े के सैनिकों में शामिल हो गए तो समूह की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जियान चेन को नहीं पता था कि उनका असली उद्देश्य क्या था या वे किसी और के प्रति वफादारी रखते थे, लेकिन अभी यह फ्लेम मर्सिनरीज के लिए बाधा नहीं बनेगा। अभी मर्सिनरीज समूह को सदस्यों की सख्त जरूरत थी। जब फ्लेम मर्सिनरीज के साथ स्थिति स्थिर हो जाएगी तभी जियान चेन समूह के ट्यूमर को साफ करेगा। तियानिक्सियोग ली और तियानिक्सियोग दाओयुन के अलावा क्या कोई और आदमी है? जियान चेन ने शेष 40 आदमियों को देखा और पूछा। जैसे ही जियान चेन ने अपना सवाल पूछा, जियान चेन का अनुसरण करने वाला पहला व्यक्ति तुरंत बोल पड़ा, तियानिक्सियोग ली की 3 पत्नियां थीं जो सभी आंगन के पीछे रहती हैं। कृपया एक पल रुको साथी तलवारबाज और मैं उन्हें तुरंत बाहर ले आता हूं। ऐसा कहकर वो तुरंत आंगन के पीछे भाग गया। इसके तुरंत बाद कुछ तेज दिमाग वाले लोगों ने अचानक जियान चेन के अच्छे पक्ष में आने का एक अच्छा अवसर देखा और तुरंत उस आदमी के पीछे भाग गए। इन लोगों को आंगन के पीछे की ओर जाते देख बाकी 40 लोग अचानक से बेहोश हो गए, मानो उन्हें एहसास हो गया हो कि वे एक अच्छा मौका चूक गए हैं। आंगन के पीछे की ओर गायब होते हुए लोगों को देखते ही उनकी आंखों में हत्या का एक काला इरादा था। जियान चेन ने उन लोगों को देखा और अपने चेहरे पर एक छोटी सी ठंडी मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। उनके हाव भाव से जियान चेन ने तुरंत इस बात और उनके चेहरों पर ध्यान दिया, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ नहीं किया। उसके लिए इन लोगों का बाद में शोषण किया जा सकता था और जब उनकी कीमत गिरती थी तो उन्हें एक पल की सूचना पर खर्च किया जा सकता था। छोड़ दो मुझे, अब मुझे छोड़ दो। जल्द ही कुछ महिलाओं की डरावनी चीखें सुनाई देने लगी क्योंकि पहले चले गए पुरुषों का समूह वापस आ गया और उनके बीच 3 महिलाएं थीं। उन तीनों में से 2 की उम्र 30 साल के आसपास थी जबकि आखिरी महिला की उम्र 20 साल के आसपास थी और वह दिखने में काफी सुंदर थी। साथ ही तलवारबाज, ये तीनों तियानिक्सियोग ली की पत्नियां हैं। उनमें से 2 कई सालों से उसके साथ हैं जबकि कम उम्र की दिखने वाली महिला को तियानिक्सियोग ली से शादी किए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। जियान चेन के पूछने से पहले ही पहले आदमी ने उनका परिचय करवा दिया। जियान चेन ने इस आदमी के काम के प्रति संतुष्टि से अपना सिर हिलाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह तगड़ा आदमी इतना सावधानीपूर्वक काम करेगा। तीनों महिलाएं इतनी पीली पड़ गई थीं मानो उनके चेहरे का सारा रक्त संचार खत्म हो गया हो। जिस क्षण उन्होंने तियानिक्सियोग ली और तियानिक्सियोग दाओयुन के शव देखे, वे सभी अत्यधिक सदमे से चुप हो गईं। उस आदमी ने जियान चेन के चेहरे की ओर देखा जबकि उसने अपनी कुल्हाड़ी महिलाओं में से एक की गर्दन पर रखी थी। साथी तलवारबाज, चूंकि ये तीनों तियानिक्सियोग ली की पत्नियां हैं तो क्या हमें उन्हें मार देना चाहिए? मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो। तीनों महिलाएं उस सवाल से घबराकर चिल्ला उठीं, मानो उन्हें पता हो कि जियान चेन ही इसके लिए जिम्मेदार है। वे सभी जियान चेन की आकृति को दयनीय दृष्टि से देखने लगीं और उनकी आंखों से चमकते हुए आंसू नदी की तरह बहने लगे। ये देखकर कि ये 3 महिलाएं कितनी हताश थीं, जियान चेन ने अपना हाथ हिलाने से पहले केवल आह भरी, ठीक है, उन्हें जाने दो। इन 3 महिलाओं के खिलाफ जो विरोध भी नहीं कर सकती थी, जियान चेन को कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार वह एक निर्दयी व्यक्ति नहीं था। हाँ, तलवारबाज। उन्हें जियान चेन के शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने तुरंत महिला को उनकी पकड़ और उनके हथियारों से मुक्त कर दिया। इसके बाद जियान चेन लोगों के बड़े समूह को लेकर तियानिक्सियोग कबीले के आंगन से बाहर निकल गया। तियानिक्सियोग कबीले के मामले को एक शानदार अंत कहा जा सकता है।
तियानेक्सियोव कबीले की स्थापना को ज्यादा समय नहीं हुआ था और यह कई अन्य कबीलों के 100 साल पुराने इतिहास से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। इसलिए कबीले की ताकत के असली स्तंभ तियानेक्सियोव ली और तियानेक्सियोव दाओयुन थे। तियानेक्सियोव कबीले के विनाश की खबर ने वेक सिटी में तेजी से अपना रास्ता बना लिया और उसे अंदर तक झकझोर दिया। ये सूचना झोउ कबीले के विनाश से भी बड़ी थी। जब सभी को पता चला कि तियानेक्सियोव कबीले को मार दिया गया है, तो जियानचेन का नाम इतनी तेजी से प्रसिद्ध हो गया कि शहर में लगभग कोई भी उसे नहीं जानता था और हर कोई उसके कारनामों के बारे में जानता था। 2 दिनों की अवधि में जियानचेन ने झोउ भाड़े के सैनिकों और झोउ कबीले को नष्ट कर दिया और फिर तियानेक्सियोव कबीले को नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसने तब 2 कबीले के बुजुर्गों और उनके अपने भाड़े के सैनिकों के समूहों के 5 कप्तानों को वश में कर लिया था। इस चौंकाने वाली जानकारी के साथ पहले तो कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पाया। अध्याय 229 शक्ति में वृद्धि। जियानचेन ने 40 लोगों को वेक सिटी के मध्य में स्थित भाड़े के सैनिकों के संघ में ले गया तथा उन सभी को अपने ज्वाला भाड़े के सैनिकों में शामिल करने की योजना बनाई। साथ ही तलवारबाज, भविष्य में हम आपको कैसे बुलाएं? एक आदमी ने जियानचेन से पूछा। अभी मुझे जियानचेन कहो। जब तुम सब मेरे भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल हो जाओगे तब तुम मुझे कप्तान कहोगे। जियानचेन ने पहले आदमी की ओर मुड़ने से पहले समान रूप से बात की जिसने खुद को उसके प्रति समर्पित किया था। मैं अभी भी तुम्हारा नाम नहीं जानता। ये सुनकर वह आदमी खिलखिलाकर हंसा। मुझे शियोंग ताई कहा जाता है, लेकिन कप्तान मुझे दा शियोंग कह सकते हैं। जियानचेन ने आलस से अपना सिर हिलाया क्योंकि वह अन्य 5 कप्तानों को देख रहा था। क्या आपने अभी तक ये पता लगा लिया है कि अपने भाड़े के समूहों से कैसे निपटना है? पांचों आदमी एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर डुओकांग ने जवाब दिया, चूंकि हम आपके साथ जाने की योजना बना रहे हैं, इसलिए यह मामला आपको ही सुलझाना चाहिए। जियानचेन ने एक पल के लिए सोचते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हमारे वहां पहुंचने के बाद आप अपने सभी भाड़े के सैनिकों को वहां ले जाएंगे। जो भी भाड़े के सैनिक मेरे पीछे आने को तैयार होंगे वे हमारे फ्लेम भाड़े के सैनिकों में शामिल हो जाएंगे। जो भी तैयार नहीं होंगे वे जा सकते हैं। हालांकि जिनके पास दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति है उन्हें मेरे देखने के लिए पीछे रहने के लिए कहा जाना चाहिए, समझे? समझ गया, पांचों ने तुरंत उत्तर दिया। फिर जियानचेन ने एक बार फिर उनसे बात करने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। मुझे पता है कि आप अपने भाड़े के सैनिकों के समूहों को भंग करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन चिंता न करें। मेरा अनुसरण करना जीवन में सही मार्ग पर चलना है। भविष्य में हमारे फ्लेम भाड़े के सैनिक निश्चित रूप से पूरे तियान युआन महाद्वीप को चौंका देंगे। इसके साथ ही जियानचेन की आंखों से एक चमकदार चमक निकली और उसने अपनी योजनाओं को साकार करने की कसम खाई। जब उसके शब्द दूसरों के कानों में पड़े तो सभी ने इसे मजाक समझा। वहां किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक अज्ञात भाड़े के सैनिकों का समूह एक सुपर भाड़े के सैनिकों का समूह बनना चाहता है जो तियान युआन महाद्वीप को झकझोर सकता है। इन लोगों को जीवन की लंबी और कठिन राह का अनुभव था। वे जानते थे कि फ्लेम भाड़े के सैनिकों की वर्तमान ताकत के साथ उनके और जियानचेन के लक्ष्य के बीच की दूरी लगभग अंतहीन थी। कैप्टन, हमारे डोहरे और काय कबीले के बारे में क्या? हालांकि हमारे कबीले इतने कमजोर नहीं हैं, लेकिन हमारी ताकत मार्शल आर्ट सेक्शन में अच्छी तरह से विकसित नहीं है। हमारे दोनों कबीले दूसरे कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अगर हम खुद को भाड़े के सैनिकों के समूह की तरह फिर से आवंटित करते हैं तो इससे हमें बहुत नुकसान होगा। कायएर ने पूछा। यह सुनकर जियानचेन भी चुप हो गया। कायएर के शब्दों में दम था। काय और डोहरे कबीले कुछ हद तक मजबूत थे, लेकिन वे दोनों कबीले वाणिज्यिक व्यवसाय पर बने थे। विकास के वर्षों के बाद उन्होंने वेक सिटी के बाजार में एक बड़ी भूमिका हासिल की थी। अगर वह भंग हो जाता तो उनकी सालों की कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम बर्बाद हो जाता और उसे वापस पाने का कोई मौका नहीं मिलता। जियानचेन ने इस पर काफी देर तक विचार किया और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों कुलों को अपने मूल विकास के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। वेस और कायएर दोनों ही अपने कुल के संचालन के पर्यवेक्षक होंगे, लेकिन अंत में जियानचेन पर्दे के पीछे अंतिम कठपुतली संचालक होगा। जब लोगों का एक बड़ा समूह सड़कों पर लहरों की तरह चल रहा था तो राहगीर उन्हें देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वहां मौजूद 7 लोग वेक सिटी के प्रतिष्ठित सदस्य थे और उन्हें शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से देखा जाता था। कई लोगों ने उन्हें पहचान लिया और आपस में इस बारे में बात करने लगे कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वे भाड़े के सैनिकों के संघ के साथ सड़क पर उतरते, जियानचेन और 5 कप्तान अलग हो गए। फिर तियानेक्सियोव कबीले के बचे हुए रक्षकों और 2 बुजुर्गों के साथ जियानचेन संघ में शामिल हो गया।
भाड़े के सैनिकों के संघ में कुल 43 रक्षक और 2 महान संत मास्टर बुजुर्ग थे, जिन्होंने कुछ प्रक्रियाओं से गुजरा और फ्लेम भाड़े के सैनिकों के आधिकारिक सदस्य बन गए। इन 43 लोगों में अप्रत्याशित रूप से 16 संत मास्टर्स थे। शेष 27 सभी महान संत स्तर के थे। इन लोगों और 7 महान संत मास्टर विशेषज्ञों के साथ यह अतिशयोक्ति के बिना कहा जा सकता है कि पहले से अज्ञात और छोटे पैमाने पर फ्लेम मर्सिनरी लगभग तुरंत ही वेक सिटी में सबसे मजबूत शक्तियों में से एक बन गए थे। हालांकि फ्लेम मर्सिनरी द्वारा उपयोग की जा सकने वाली शक्ति की मात्रा तुरंत ही समाप्त हो गई थी, लेकिन मर्सिनरी समूह की रैंक अभी भी सी रैंक पर थी। यदि वे अपनी रैंकिंग बढ़ाना चाहते थे तो उन्हें पहले कई मिशन पूरे करने होंगे। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जियान चेन पूरे समूह को भाड़े के सैनिकों के संग से बाहर ले गया। तभी अचानक जियान चेन ने एक तेज आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। भाई जियान चेन, मैंने अंततः तुम्हें ढूंढ लिया। जियान चेन ने तुरंत ही भाड़े के सैनिकों के संग से बाहर निकलना बंद कर दिया और फिर अवचेतन रूप से उस दिशा में देखने लगा जिस दिशा में उसे बुलाया गया था। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने उस आदमी को देखा जिससे वह 2 दिन पहले ही अलग हुआ था। वफादार स्पिरिट भाड़े के सैनिकों का कप्तान हुडोल्फ दौड़ता हुआ उसके पास आया। जियान चेन के पास पहुंचकर हुडोल्फ ने अपने पीछे खड़े सभी लोगों को आश्चर्य से देखा, लेकिन तुरंत ही जियान चेन की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ गया। भाई जियान चेन, अगर मैं इतना साहस करके पूछ सकता हूं, लेकिन शायद आप मेरी विनती मान लें। मुस्कुराते हुए जियान चेन ने उसे जवाब दिया, कैप्टन हुडोल्फ, जो भी आपके मन में है बोलिए। जब हुडोल्फ की बात आई तो जियान चेन की उसके बारे में अनुकूल राय थी और इसलिए वह उस आदमी के साथ विनम्र था। भाई जियान चेन, मैं आपके भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल होना चाहता हूं और आज से आपके साथ यात्रा करना चाहता हूं। क्या आप मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगे? हुडोल्फ ने कहा। वह पहले से ही 50 साल का था, फिर भी वह एक 20 वर्षीय व्यक्ति के साथ महाद्वीप में घूमने के लिए कह रहा था। वास्तव में यह उसके लिए एक अजीब सवाल था। हुडोल्फ की बातें सुनकर जियान चेन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका यह अनुरोध कुछ ऐसा था जिसकी जियान चेन को उम्मीद नहीं थी। अपने दिल में सदमे का एहसास होने के बावजूद जियान चेन ने जल्दी से खुद को शांत किया। हाँ, तो कप्तान हुडोल्फ भी मेरे साथ तियान युआन महाद्वीप की यात्रा करना चाहते हैं। तब तो यह आपके साथ होने पर सम्मानित महसूस करेगा। लेकिन कप्तान हुडोल्फ, आप वफादार आत्मा भाड़े के सैनिकों से कैसे निपटेंगे? कल तुम्हारे जाने के बाद मैंने पहले ही लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज के साथ अपना समझौता कर लिया है। मेरे कप्तान का पद पहले ही एक योग्य भाई को सौंप दिया गया है, जिसका अर्थ है कि मैं अब लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज का हिस्सा नहीं हूं। अपने पीछे की ओर इशारा करते हुए उसने 5 आदमियों का परिचय कराया जो पास में खड़े थे। ये 5 आदमी तुमने पहले भी देखे हैं। वे मेरे भाई हैं और लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज को मेरे पास इस उम्मीद में छोड़ गए हैं कि हम एक बार फिर भाई जियान चेन के साथ यात्रा कर सकेंगे। हुडोल्फ की आंखें दूर की ओर देख रही थी क्योंकि वह उस समय को याद कर रहा था जब जियान चेन ने उस युद्ध जानवर को आसानी से मार दिया था। इतनी कम उम्र में इतनी शक्ति के साथ यह स्पष्ट था कि जियान चेन कुछ भी हो लेकिन साधारण नहीं था। इसलिए विचार करने के बाद हुडोल्फ ने लॉयल स्पिरिट मर्सिनरीज का नेता बनने के लिए किए गए दर्जनों वर्षों की कड़ी मेहनत को छोड़ने का फैसला किया और इसके बजाय जियान चेन का अनुयायी बन गया। जियान चेन ने हुडोल्फ के पीछे खड़े 5 लोगों को देखा। ये पांचों बिल्कुल भी अपरिचित नहीं थे, वे वफादार स्पिरिट मर्सिनरीज के सेंट मास्टर विशेषज्ञ थे। जियान चेन ने उनके फ्लेम मर्सिनरीज में शामिल होने के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया और तुरंत 6 नए सक्षम सेंट मास्टर्स के रूप में फ्लेम मर्सिनरीज में शामिल होने के लिए आधिकारिक प्रक्रियाओं से निपटने के लिए 6 लोगों को ले गया। इस समय भारी बख्तरबंद कमांडर डुओली अपने साथ 2 गार्डों के साथ दिखाई दिए। तुरंत जियान चेन के पास जाकर उसने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, भाई जियान चेन, भगवान चाहते हैं कि आप कुछ महत्वपूर्ण मामलों के बारे में एक छोटी सी बातचीत के लिए उनके महल में आएं। अध्याय 230 कक्षा 5 जादुई जानवर। वेक सिटी के स्वामी का निमंत्रण कुछ ऐसा था जिसे जियान चेन अस्वीकार नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसके पास अभी भी कुछ महत्वपूर्ण काम था जिसमें स्वामी युनली मदद कर सकता था। कमांडर डुओली, कृपया जाने से पहले मेरे काम निपटाने तक प्रतीक्षा करें। जियान चेन ने भी अपने हाथ ऊपर करके कहा। अभी तक उसने सदस्यों के लिए पदों और कार्यों को व्यवस्थित नहीं किया था और अगर वह इसका ध्यान नहीं रखता तो बहुत से लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, जो कि जियान चेन टालना चाहता था। ठीक है, चूंकि मैंने जो कहना था कह दिया है, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगा। कमांडर डुओली ने एक पल के लिए जियान चेन को देखा और फिर अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ देखा। फिर बिना कुछ और कहे वह भाड़े के सैनिकों के संग से निकल गया। कमांडर डुओली के जाने के बाद जियान चेन भी अपने पीछे के समूह के साथ भाड़े के सैनिकों के संग से बाहर निकल गया।
चूंकि भाड़े के सैनिकों के संघ में अक्सर एक साथ कई लोग इमारत में प्रवेश करते थे, इसलिए एक ही समय में 20 या 30 लोगों को देखना कोई अजीब बात नहीं थी। इसलिए जब जियान चेन अपने 40 लोगों के समूह के साथ चला गया तो इसने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। कायर। जैसे ही वे चल रहे थे, जियान चेन ने अचानक अपना नाम पुकारा। यहाँ कप्तान, आपकी आज्ञा क्या है? 60 वर्षीय कायर ने जल्दी से जवाब दिया। जियान चेन की ताकत देखने के बाद उसने उसे छोटा करने की हिम्मत नहीं की। 10 साल बाद जब कायर पहली बार उस आदमी के लिए एक छोटे समय के लिए भाड़े का सिपाही था, तो उसने कई चीजों का अनुभव किया था, इसलिए वह जानता था कि अगर किसी के पास एक मजबूत समर्थक का संरक्षण है तो वह बिना किसी समर्थक के आदमी से ज्यादा मजबूत होगा। साथ ही अगर यह समर्थक काफी मजबूत है तो वह भी इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब जियान चेन की उम्र करीब 20 साल थी, तब वह किसी तरह इतनी ताकतवर बनने में कामयाब हो गया था। सिर्फ इसी तथ्य के आधार पर कायर ने स्वाभाविक रूप से मान लिया था कि जियान चेन के पास उसका समर्थन करने वाला एक मजबूत संरक्षक है। भले ही उसका कोई संरक्षक न हो और वह सिर्फ साधना का प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, कायर उस पद्धति के लिए उसका अनुसरण करने के लिए तैयार होगी। यहाँ तक कि वेस कबीले के दूसरे बुजुर्ग और गुरु भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे। इसलिए ये दोनों बुजुर्ग आसानी से जियान चेन का अनुसरण करने के लिए सहमत हो गए थे, क्योंकि अगर वह सफलता के इस मार्ग पर चलता रहा तो जल्द या बाद में वे भी महाद्वीप के शीर्ष पर खड़े होंगे। ये क्षण भविष्य में शीर्ष पर पहुंचने का उनका मौका भी था। अगर वे जियान चेन के नाम के महाद्वीप के शीर्ष पर आने तक इंतजार करते तो तब तक ऐसा करना उनके लिए असंभव होता, भले ही वे ऐसा करना चाहते। क्यों न तुम सभी को काय कबीले में ले जाओ और कुछ समय के लिए वहां रहो, जबकि मैं भगवान के महल में जाता हूं। हम तब मामलों का ध्यान रखेंगे, जियान चेन ने कहा। हाँ कप्तान, कायर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वेस, तुम भी अपने कबीले में वापस लौट जाओ। भविष्य में तुम्हें और कायर को अपने व्यापारिक व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि तुम वेक सिटी के सभी व्यवसाय को नियंत्रित कर सको। चिंता मत करो कप्तान, हमारे काय और डोहरे कबीले तियानिक्सियों कबीले से कमजोर हो सकते हैं, भले ही हम एक साथ मिल जाएं। लेकिन अब जब झोउ कबीला और तियानिक्सियों कबीला नष्ट हो गया है तो उनकी राजनीतिक शक्ति लगभग खत्म हो गई है। हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और उनके द्वारा छोड़ी गई शक्ति के लिए लड़ सकते हैं और धीरे धीरे वेक सिटी पर नियंत्रण पा सकते हैं। हालांकि इस समय अवधि में हमें अच्छी मात्रा में मार्शल पावर की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि वेक सिटी में कई शक्तियों को आसानी से धमकाया नहीं जा सकता है। अगर वे सभी एक साथ आ जाते हैं तो हमारे काय और डोहरे कबीले उनके विरोधी होने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, वेस ने कहा। जियान चेन ने सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर कहा, चलो इस बारे में ज्यादा चिंता न करें। अभी वेक सिटी जादुई जानवरों द्वारा आक्रमण किए जाने की कगार पर है। जब ये खत्म हो जाएगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। फ्लेम मर्चेनरीज के सदस्यों को कुछ निर्देश देने के बाद जियान चेन तुरंत शहर के स्वामी की हवेली के लिए रवाना हो गया। जब जियान चेन नगर के राजा के भवन में पहुंचा तो द्वार पर खड़े पहरेदारों ने उसका रास्ता रोककर विनम्रता से पूछा, क्या आप महाराज जियान चेन हैं? सही है, वह मैं ही हूं। जियान चेन ने शांति से गार्ड को देखा। महाराज जियान चेन, कृपया एक क्षण रुकिए, मैं जाकर स्वामी को सूचित करूंगा। जियान चेन की पहचान की पुष्टि करने के तुरंत बाद गार्ड हवेली में भाग गया। उस आदमी को हवेली में गायब होते देख जियान चेन बिल्कुल भी अधीर नहीं हुआ। इसके बजाय वह दरवाजे के पास इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद महंगे कपड़े पहने यूनली अचानक अंदर से बाहर आया। आह भाई जियान चेन, तुम गेट के बाहर क्यों खड़े हो? मेरे गार्ड के प्रति तुम कितने असावधान हो, कृपया अंदर आओ और बैठ जाओ। जियान चेन के पास पहुंचते ही यूनली के चेहरे पर एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान थी। बदले में मुस्कुराते हुए जियान चेन यूनली के पीछे अतिथि कक्ष में चला गया, जहां वे बातचीत करने लगे। शांतिपूर्ण कमरे में यूनली और जियान चेन बैठने ही वाले थे कि जियान चेन ने पूछा, शहर के स्वामी मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? यूनली ने अचानक आह भरी और उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने एक अत्यंत गंभीर भाव धारण कर लिया। भाई जियान चेन, आपके आने के बाद हमारे वेक सिटी ने काफी ताकत खो दी है। अभी जादुई जानवरों के आने वाले आक्रमण के कारण दबाव पहले से कहीं ज्यादा है। यूनली के चेहरे पर एक कड़वाहट थी, जैसे कि वह चिंतित था। यूनली की बात सुनकर जियान चेन मुस्कुराया, प्रभु, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर दें तो क्या पिछली तरंगों में कभी भी कक्षा 5 के किसी भी जादुई जानवर की उपस्थिति थी? जियान चेन के सवाल के बारे में सोचते हुए यूनली का चेहरा और भी गंभीर हो गया।
हाँ, जादुई जानवर की लहरें हर दर्जन से 20 साल में आती हैं। और पिछले रिकॉर्ड के अनुसार वेक सिटी की स्थापना से लेकर अब तक 20 से ज्यादा लहरें आ चुकी हैं। इसके अलावा क्लास 5 के जादुई जानवर के साथ 5 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से हर बार हमारे वेक सिटी को बड़ा नुकसान हुआ और उन्हें मारने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। आखिरी घटना के साथ हम एक किंग सिटी से संपर्क करने में कामयाब रहे, जहां उन्होंने एक अर्थ सेंट मास्टर को भेजा ताकि वह आकर उससे निपट सके। इसलिए उस बार हमारे वेक सिटी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ओह, जब आप इसे इस तरह कहते हैं तो क्लास 5 जादुई जानवर के हमला करने की संभावना बहुत अधिक नहीं है, जियान चेन ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। लॉर्ड यूली, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं, जियान चेन, जादुई जानवर की लहर से वेक सिटी की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। जब तक कोई क्लास 5 जादुई जानवर नहीं है तब तक कोई समस्या नहीं होगी। भले ही हमने तियानेक्सियोग ली और 3 अन्य महान संत मास्टर विशेषज्ञों को खो दिया है, लेकिन ये किसी भी तरह से कमतर हुए बिना पूरी तरह से इसकी भरपाई करने में सक्षम होगा। हाँ, भाई जियान चेन, आपके इन शब्दों से मैं निश्चित रूप से निश्चिंत हो जाऊंगा। मेरा मानना है कि जियान चेन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो काम करने से पहले बोलता है। जियान चेन की बात सुनते ही यूनली की कसी हुई भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। हालांकि उसने खुद कभी जियान चेन की ताकत नहीं देखी थी, फिर भी उसे इस बात का एहसास था कि अगर वह अकेले ही झोऊ कबीले और तियानेक्सियोग कबीले को नष्ट कर सकता है तो वह कितना शक्तिशाली है। महाराज, कुछ बड़ी बात घटित हुई है। अचानक कमरे के बाहर से एक घबराए हुए व्यक्ति की चीखें सुनाई देने लगीं। कुछ ही देर बाद कमरे के बंद दरवाजे खुल गए और खून से लथपथ एक सैनिक अचानक दौड़ता हुआ अंदर आया। मेरे प्रभु, कुछ भयानक हुआ है। हमने एक छोटे से दल को जादुई जानवर के जंगल में टोही मिशन पर भेजा था। अचानक एक क्लास 5 जादुई जानवर के सामने आ गया। मेरे अलावा हर कोई क्लास 5 जादुई जानवर द्वारा मारा गया। सैनिक ने अपनी बात को सुसंगत रूप से व्यक्त करने की कोशिश करते हुए उबकाई भरी सांस के साथ चिल्लाया।